अब देखिए कहाँ तक हो गया था बेटा कल? धारा 15 है ना? ओके, अब बात करते हैं धारा 16 की। जल्दी व्यवस्थित हो भी। धारा 16 15 तो लिखवा दी होगी कल। ठीक है, अब लिखें धारा 16। धारा 16 क्या हो गया था? कौन से वाले? मुझे देना बेटा, बताई तो थी बेटा। डीसीएफ कार्यालय, वो डाटा कैप्चर फॉर्मेट वगैरह सारा समझाया था, कैसे नहीं समझाया? पूरा व्यवस्थित समझाया था, पूरा 30 तारीख की और 15 अक्टूबर तक का पूरा डीओसीओ सब समझाए थे। अब बात करते हैं धारा 16 की। देखिए, जब आरटीई एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, तब धारा 16 में इस बात का प्रावधान किया गया कि कक्षा 5 व कक्षा 8 में बालक का किसी भी स्तर पर, अब बेटा ध्यान दे लो, बालक का किस पर? किसी भी स्तर पर। किसी भी स्तर का मतलब है कोई सी भी कक्षा में किसी भी स्तर पर ठहराव, किसी भी स्तर पर क्या? ठहराव या उसका अवरोधन, क्या बेटा? या उसका अवरोधन नहीं किया जाएगा। और इसका सीधा अर्थ था कि कोई परीक्षा नहीं ली जाएगी या उसे फेल नहीं किया जाएगा। ये बात जब 1 अप्रैल 2010 को ये अधिनियम लागू हुआ, तब ये बात कही गई थी। हमने 8-9 साल इस अधिनियम को लागू करके देखा, तो अब बच्चे को फेल होने का डर है ही नहीं। और जब फेल होने का डर नहीं है तो बच्चा अपने मजे से क्या कर रहा है? पढ़ूं तो पढ़ूं, नहीं तो नहीं पढ़ूं। एक बार 2014-15 के आसपास एक बहुत अच्छा चुटकुला चला था इस संबंध में कि एक बच्चे, कार्टून आया था एजुकेशन पे, कटाक्स बोल सकते हो उसको। एक छोटा बच्चा है और वो अपनी टांग पे टांग चढ़ा के आराम से यूं और तसल्ली से बैठा है, खो रहा है ख्यालों में। तो इतनी देर में उसके पिताजी कहते हैं, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, काम आएगा। तो उसने कहा, ना ना बापू, पढ़ना काम नहीं आता है। बोला कैसे? बोला देख, 8वीं क्लास तक तो सरकार बुलाकर डिग्री देगी। यस और नो? भाई 8वीं क्लास तक तो क्या करेगी? पास करेगी। तो इसका तो तनाव है ही नहीं। क्लियर? अब बोला आगे, 2014 वाले सरपंच के चुनाव से ये कहा गया था कि भी सरपंची के लिए 8वीं कक्षा होना क्या है? जरूरी है। तो अब उसका इशारा समझो क्या कह रहा है कि जब 8वीं कक्षा तक की डिग्री तो सरकार दे देगी और बाकी का क्या, बाद में क्या करेंगे? बोला सब सरपंच का चुनाव लड़ेंगे, सरपंच बनेगा गांव के। इसका मतलब उसने तो अपना काम जचा लिया। शिक्षा में इतना जबरदस्त गिरावट आने लग गई कि भाई 8वीं तक तो आप रोक तो सकते ही नहीं उसको प्रारंभिक शिक्षा तो क्या करनी है? देनी है। ठीक है, इस संबंध में क्या हुआ भाई? आवाज बढ़ा दो भी थोड़ी सी। तुम्हारी आवाज मेरे पास ऐसे बोलते तभी आ रही है, तो मैं तो माइक में बोल रहा हूं। तो अपने बीच की जो कम्युनिकेशन वाली, क्या हुआ? बीच के कम्युनिकेशन के ना आपस की, है ना, इंटरस्पेशियल जो आवाज है उसको कम करो। ठीक है, तो अपने आप क्या हुआ? नहीं, वाह वाह तो नहीं करोगे आप। हाँ,
वाह वाह तो शायद 3-4 तो कल ही वाह वाह करवाया था, 3-4 का तो है ना। हाँ हाँ, तो कोई और हो सकता है। देखो बेटा, रियलिटी ये है कि उस वाह वाह से तुम अलग जाति दिखते हो। मुझे शक हो जाता है कि मनुष्य जाति है या नहीं है ना। तो इसलिए ये वाह वाह वाला मामला तो करना ही नहीं है। और ये जो पर्चियां हैं, इन पर्चियों को रोक लगा दो लास्ट के 5 मिनट में। अच्छा ठीक है, कुछ भी बना रहे हो। ये जो ऐसे वाले जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा सामाजिक, ये फॉर्म्ड क्वेश्चन क्यों बना रहे हो जब तुम्हें सवाल नहीं बनाता? तब फॉर्म्ड क्वेश्चन का मतलब सवाल जो बनाए जाते हैं, जब तुम अपने दिमाग लगा के सवाल बना रहे हो। SC ST जो जितना आरक्षण है ना बेटा SC ST का, उसको 25% में क्या दे दो, भाग दे दो। वो SC ST की जितनी रिजर्व सीटें हैं वो अपने आप निकल जाएंगी। भाई जो जितनी रिजर्व सीटें हैं ना वो अपने आप आ जाएंगी, उसको सोचना ही नहीं है। ये 25% सीटों में से SC ST का जैसे 12% आरक्षण किसको, 16% आरक्षण किसको है, और OBC को कितना आरक्षण है, जितना आरक्षण उसका भाग दे दो वो निकल जाएगा। उसमें सिंपल गणित है। और ये आप पूछेंगे लास्ट के 5 मिनट में, ठीक है। जब कोई प्रॉब्लम होती सीधे ही खड़े होकर पूछना कि साहब ये मेरा सवाल है। फालतू काम करते नहीं हो, करते क्या हो कि दिमाग लगा रहते हो या कुछ क्या पूछना है, वो जो मेन स्ट्रीम का टॉपिक है वो दिमाग से क्या हो जाता है, उड़ जाता है, ठीक है। दूसरी बात, मेरे कंसंट्रेशन की वाट लगा देते हो। मैं बताना कुछ अच्छी चीज़ चाह रहा हूँ, अचानक से तुम ये मतलब लव लेटर टाइप पकड़ा देते हो, बोले गुरुजी ये बता दो, है ना। तो फिर मेरे इसके प्रति भाव बदल जाते हैं, है ना। और जब मेरे इसके प्रति भाव बदल गए तो मैं जो बताना चाह रहा था वो तो चीज़ कहीं गायब हो जाती है, और फिर जो सोच क्या हो जाती है, बदल जाती है। नहीं तो छोड़ दिया, मैंने नहीं पकड़ रखा है, मेरे को छोड़ दिया, है ना। एक पकड़ने वाले तैयार बैठे हैं। अब सुनो, तो जब ये लागू किया गया तब ये कहा गया था कि किसी प्रकार की हम बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं करेंगे और बच्चे को फेल नहीं किया जाएगा। क्लियर है बात। लेकिन 8 सालों तक हमने इसका क्या उठाया, नुकसान उठाया, ठीक है। उसके बाद में एक संशोधन बिल आता है 10 जनवरी 2019 को। क्या था बेटा, 10 जनवरी 2019 को। यहां मैं पहले मेंशन कर दूं कि किसी भी स्तर पर ठहराव या अवरोधन नहीं किया जाएगा। इसको कहा गया था नो डिटेंशन पॉलिसी। क्या नाम दिया गया था, नो डिटेंशन पॉलिसी। डिटेंशन पॉलिसी, ये लो, नो डिटेन करने का मतलब होता है ठहराव करना। क्या करना, ठहराव। आपने सुना होगा कि भी उस फला नेता ने क्या किया, एक आंदोलन किया और धारा 144 लगा देगी तथा उनको हिरासत में डिटेन किया। क्या किया, मतलब उनको अपने पास रख लिया, ठहरा लिया कि आगे नहीं जाने दिया, है ना। किसान मार्च कर रहे थे दिल्ली की तरफ, तो उन्हें किसी एक बॉर्डर पे क्या कर लिया, डिटेन कर लिया। डिटेन करने का मतलब उसको किसी स्थान पर रोक लेना। तो यहाँ क्या है कि किसी भी स्तर पर ठहराव या अवरोधन नहीं किया जाएगा, मतलब उनको डिटेन नहीं किया जाएगा। तो पहले कौन सी पॉलिसी लागू थी, नो डिटेंशन पॉलिसी लागू थी, ठीक है, कि बच्चे को डिटेन नहीं किया जाएगा। एक बात क्लियर है। दूसरी बात, जब नो डिटेंशन पॉलिसी लागू होगी तो बच्चा पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि उसको ये डर ही नहीं रहा कि मुझे फेल तो करेंगे नहीं, विधिवत घोषणा करेंगे कि भाई साहब उस दिन रिजल्ट आएगा, और पास पहले से ही पता है कि रोका तो जाएगा नहीं। तो इसका आया नुकसान। तो अब इस बिल में इस अधिनियम को संशोधित किया गया, और वो संशोधन कब हुआ, 10 जनवरी 2019, और इसे कहा गया RTE संशोधन अधिनियम 2019। यहाँ तक क्लियर है। और इस बिल के अंदर ये बात कही गई, क्या, 4 महत्वपूर्ण बातें जोड़ी गई। एक तो कक्षा
5 व कक्षा 8 में बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन होगा। बोर्ड परीक्षा का क्या होगा दोस्तों? आयोजन होगा। पहली बात, कक्षा 5 के लिए जो बोर्ड परीक्षा है उसका नाम होगा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा। क्या है बेटा? अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा। अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा, ठीक है। और कक्षा 8 के लिए जो बोर्ड परीक्षा का नाम है वो है प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा। प्रमाण पत्र क्या? परीक्षा। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, ठीक है। ये किसके लिए है? कक्षा 8 के लिए है। और ये किसके लिए है भाई साहब? कक्षा 5 के लिए। तो पहली चीज तो ये होगी, कक्षा 5 व कक्षा 8 के लिए बोर्ड परीक्षाओं का आयोजन किया जाएगा। इज दैट क्लियर? ठीक है। दूसरी बात, अगर मान लीजिए इस परीक्षा में बालक क्या होता है भाई साहब? फेल होता है। परीक्षा में क्या होता है? बालक बोलो, क्या होता है? फेल होता है। फेल होता है तो आगामी 2 माह में, आगामी कितने माह में? 2 माह में बालक की पुनः परीक्षा ली जाएगी। क्या ली जाएगी? पुनः परीक्षा ली जाएगी। ये दूसरी शर्त जोड़ दी कि बच्चे को अगले 2 महीने में पुनः क्या दिया जाएगा? एक मौका दिया जाएगा। क्लियर है बात? तो 2 शर्तें जोड़ दी। और उसके बाद तीसरी शर्त ये जोड़ी कि अगर विद्यालय प्रबंधन को, किसको? विद्यालय प्रबंधन को ये लगता है कि बच्चा अगले स्तर पर जाने लायक नहीं है, तो विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी, क्लियर, एसएमसी यह निर्णय ले सकती है कि बच्चे को उस स्तर पर रोक दिया जाए। देखो कितना बड़ा प्रावधान। तो धारा 16 के संशोधन अधिनियम की धारा 3 में नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया कि बच्चे को डिटेन किया जा सकता है। इसको थोड़ा इधर, हाँ उसको ध्यान दो भाई यार, ध्यान दो। अरे तुमसे पूछा क्या किसी ने? जब कोई इंसान सलाह मांगे तब दे ज़्यादा अच्छा लगता है, उसकी वैल्यू होती है। और जब इंसान कोई सलाह मांगे ही नहीं तो वो उसको बेवकूफ़ कहते हैं। हाँ, तो बीच में मैंने कह दिया उसको, ठीक है, जब आप टीचर बनो तो बहुत अच्छे से इसको निभाना है ना, ये बात कहना कि हाँ सब ध्यान दो, ओके। इसके लिए पहले टीचर बनना है, ठीक है। थोड़ा ध्यान रखा करो बेटा। तुम्हारा स्वाभिमान दुनिया में सबसे बड़ी अमूल्य चीज़ है, उसको कभी ठेस मत पहुँचने दिया करो। और जब फिर वही बात है यार, मैंने तुमसे पूछा है कि मुझे कब छोड़ना है और कब पकड़ना है, मैं वही बात कह रहा हूँ, वो तू मुझे ठिका रहा है। जब मैं कोई चीज़ कह रहा हूँ, कह रहा सर छोड़ो छोड़ो, मतलब ये जो साल के लिए कह रहा हूँ उसी के लिए मुझे मना कर रहा है कि छोड़ दो साहब। थोड़ा सा इसको दबाया करो, इस बार नहीं बोलना, नहीं बोलना। इस परीक्षा में बालक को क्या किया जाएगा? फेल हो जाता है तो अगले कितने माह में? 2 माह में पुनः परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। और ये तीसरी ये कर दी कि अगर एसएमसी को, किसको बेटा? एसएमसी को लगता है कि बच्चे का स्तर अगले स्तर पर जाने लायक नहीं है तो बच्चे को रोका जा सकता है। क्या किया जा सकता है? बच्चे को रोका जा सकता है। इसका मीनिंग समझिए कि अब बच्चे को फेल किया जा सकता है और उसको उसी स्तर पर रोका जा सकता है। तो धारा 16 की उपधारा 3 में नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त किया गया है। और चौथी जो उसने उपधारा बताई या चौथा प्रावधान बताया वो ये कहा कि फिर भी बालक को प्रारंभिक शिक्षा तो पूर्ण करवानी होगी, चाहे वो 8 साल की बजाय किस में हो सकती है? 9 साल में हो सकती है। क्योंकि 1 साल आपने क्या कर लिया, मान लीजिए वो फेल हो गया किसी क्लास में, ठीक है, तो अगले साल उसको क्या करेंगे भाई? वो कक्षा तो पूरी करवाएंगे कि नहीं करवाएंगे? तो हो सकता है कि बच्चे को अगर डिटेन करें तो उसके अगले साल में बच्चे की क्या हो जाएगी? परीक्षा पूरी हो जाएगी। लेकिन बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के अधिकार से रोका नहीं जाएगा। किसी भी प्रकार से उसको
प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाई जाएगी। तो यहाँ पर प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करवाई जाएगी, इस बात की गारंटी सरकार देती है। तो ये है धारा 16, जो जिसमें संशोधन अधिनियम 2017 है, ठीक है, संशोधन अधिनियम 2019 है, संशोधन अधिनियम 2012। 2012 वाले को मैं पहले करवा चुका हूँ। 2012 के संशोधन अधिनियम को धारा 39 जोड़ी थी भाई, ठीक है, धारा 38 की शक्तियों का उपयोग करते धारा 39 का उपयोग संशोधन अधिनियम 2012 में करवा दिया। तो संशोधन अधिनियम 2019 यहाँ पर जी करा गया। ये दो ही प्रावधान है इसके अंदर, एक तो ये प्रावधान है और एक क्या है, ये प्रावधान है, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। उसके बाद धारा आती है 17। धारा 17 में ये कहा गया है कि बालक का किसी भी प्रकार से शारीरिक एवं मानसिक शोषण, शारीरिक एवं क्या बेटा, मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा। शारीरिक एवं मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा, ये धारा क्या कहती है, 17। इसमें बच्चे को तू शब्द कहना भी क्या है, अपराध है ना। इसका मतलब अपने भरतपुर धौलपुर वाले सारे टीचर ही क्या हो जाएंगे, अपराध की श्रेणी में आ जाएंगे, है ना। क्योंकि अपने ब्रिज भूमि में लगभग सभी लोग तू और तोय की भाषा में क्या करते हैं, बात करेंगे, ठीक है। तो मैं एक बार जब 2020 की बात है या 19 की बात है, कोरोना से, हाँ कोरोना जब हट गया था, एक मिनट में इनको देख लेता हूँ ना बेटा। SIQE क्या है बेटा, स्टेट इनिशिएटिव क्वालिटी एजुकेशन है। ये एक प्रोग्राम है ना, जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित है। ये यहाँ नहीं है SIQ। ये धारा 29 बताऊंगा ना पाठ्यक्रम, वहाँ SIQ का जिक्र आएगा, ठीक है। अब सुनो, मैं गया वहाँ पढ़ाने और पहली क्लास मेरी, ओके, भरतपुर में पढ़ाने गया था। तो पहली क्लास और ऐसे बच्चे बैठे, तो भाषा का थोड़ा टोन का फर्क था। मैं जोधपुर से गया था, तो वहाँ पर भाषा का एक अलग लेवल है ना, बोलने की एक स्वीटनेस है, बहुत ही रेस्पेक्ट से बोलते हैं, ठीक है। और उन्हीं में 8-9 साल रहा था, तो कानों को थोड़ा सा अलग आदत पड़ी हुई थी। जैसे मैंने कुछ पढ़ा के आया, तो एक बच्ची को थोड़ा सा, मतलब हो सकता है वो दूर बैठी थी, शायद 800-900 बच्चे बैठे, तो वो दूर बैठे थे। बोलो गुरुजी, अरे गुरुजी तुम का कहो, मैं तो कछु समझ में ही ना आयो। तो मैंने कहा क्या कह रही हो, ऐ गुरुजी कह है गो, तो दोबारा बता दो, नहीं कहा होगी। अब भाई साहब अपने तो पाठ मिल गए सारे, समझ में नहीं आ रहा। फिर मैंने कहा बेटा फिर बोलो, है गुरुजी कहा बताऊं तो तुमको। तुम्हें समझ में ना आई मैं कहा कह रही हूं, तुम समझो। अरे सांस ले ले, पूरा गड़बड़ हो जाएगी। तो भाई साहब हुआ ये कि मैं खुद ही चुप हो गया। जब सिचुएशन का कोई सॉल्यूशन नहीं निकले ना, तो अगले के साथ सहमत हो जाओ, का ठीक है बाद में बात करते हैं, है ना। तो उसके बाद एक बच्चे से पूछा बेटा क्या करिए, वो भी भाई साहब वैसा ही पार्ट बिल्कुल एज इट इज टिका दिया। बोले साहब ये बात है, तुमको क्या प्रॉब्लम है, बता दो गुरुजी क्या दिक्कत है। फिर वही दिक्कत, फिर मैंने क्लास ऑफ हो गई, चलो ठीक है। मैं इतना समझ गया कि यही हो सकता है कि भाई दोबारा बता दो, तो मैंने वो उसको दोबारा समझा दिया, बच्ची समझ में आ गया, वो ठीक है। फिर मैंने कोचिंग के मालिक से पूछा कि यार वो बच्ची क्या कह रही थी, ऐसे ऐसे, है ना। तो वो यार वो तो कह रही थी कि तुम समझा दो, तुमको क्या प्रॉब्लम है। तो जो डायरेक्टर सर थे वो मुझे पता क्या कहते हैं, हाँ तो गुरुजी तुम बता देते क्या दिक्कत थी। और भाई साहब मेरे अचानक से पेट में दर्द होने लग गया, और मैं भी अब तो हंसना पड़ेगा। मैं हंसा, बोले गुरुजी कैसे कहा बात हो गई, कैसे हंस रहे हो। अरे वो नहीं, बात ऐसी नहीं है, वो यार भांग पड़ी हुई है पूरी जगह ही, सबने एक जगह भी। फिर मैं इतना तो समझता था कि यार नहीं, ये ऐसे तो नहीं हो सकता, ये शायद हो सकता है कि संस्कृति का क्या रहा हो, हिस्सा रहा हो, है ना, वरना ऐसे तो कोई नहीं बोलता है। फिर मैंने कहा यार ऐसे, फिर वहीं पर एक हिंदी के शिक्षक थे, मैंने उनसे मेरी समस्या रखी कि मैं यार ऐसा है गुरुजी ऐसे। तो उन्होंने फिर जो बात बताई मुझे, उसका साहित्यिक संदर्भ है कि साहब हमारी ब्रज भूमि है और भगवान श्री कृष्ण ने राधा को
तू और तोय की भाषा में ही संबोधन दिया है। इसलिए पूरी ब्रजभूमि के अंदर, पूरी ब्रजभूमि के अंदर आपको तू और तोय की भाषा में ही भाषा का संबोधन मिलेगा। तो फिर मैंने उस दिन के बाद में ये बात समझ ली कि ये एक संस्कृति का हिस्सा है, और इसमें, और फिर मैं 4-5 साल तक वहाँ पढ़ाने गया तो मुझे कभी अजीब नहीं लगा, ठीक है ना, कि भाषा की वजह से भी ऐसा कुछ होता है, और अपनी अपनी संस्कृति है, उसमें कोई बड़ा इशू भी नहीं होता है ना। तो क्या कहा, नहीं वो बेटा, मैं जिस इंस्टीट्यूट के साथ कमिटेड हूँ फिर मैं वो चीज़ें बताता नहीं हूँ। हाँ ठीक है, तो वहाँ पर थोड़ा सा फर्क पड़ता है भाषा का ना, तो हाँ ऐसा। तो भाई साहब, तो तू कहना तो क्या हो जाएगा, सीधा अपराध हो गया। हाँ, यहाँ पर मेंशन किया गया है कि आप तू नहीं कह सकते, बच्चे को धमका नहीं सकते, बच्चे को थप्पड़ नहीं लगा सकते। अब इसका नुकसान क्या हो रहा है, पहले तो क्या करते थे, गुरुजी ढंग से सीट पे टिकाते थे पीछे और बच्चा याद करके भी आता था। अब बच्चे को कुछ कह नहीं सकते, और अगर कह भी दिया तो आजकल के अभिभावकों का टेम्परामेंट इतना लूज हो गया है कि वो इस बात के लिए नहीं सोचते कि अगर बच्चे को थोड़ा बहुत कहा गया होगा तो उसके पीछे उसके भविष्य के लिए अच्छा होगा। ठीक है, आजकल महिलाएं क्या करती हैं, 100 मीटर दूर से ही, अब महिला को तो क्या निकाल लेती, घूंघट निकाल लेती है, और 100 मीटर दूर से ही अपनी देसी अलंकारिक भाषा के अंदर वहीं से शुरू हो जाती है, जो भी कह सकती है वो, और क्योंकि उसने तो घूंघट निकाल रखा तो उसको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अब वो स्कूल में आएगी, कटे से वो मास्टर अमेरिकन लाओ मैं देखूं उसको, और भाई साहब ये फिर देसी भाषा होती है ना, गाँव की बिल्कुल प्योर वो वाली, और उसमें देसी पूरी शब्दावली शामिल होती है, और भाई साहब उस मास्टर के लिए क्या हो जाती है, समस्या हो जाती है, वो क्या जाए। तो उस समय सबसे बढ़िया समझदारी है कि मास्टर दूसरा गेला देखे, रास्ता देखे, और कहीं ना कहीं पार हो जाए। बाकी हेडमास्टर को छोड़ दो, या उस स्कूल के अंदर पढ़ाने वाली जो लेडी टीचर हो उसके इससे मैटर को छोड़ दो, अपने आप समझा लेंगे। इसलिए स्कूल के अंदर लेडी टीचर का होना ज़रूरी है, ताकि समावेशी संबंधों को, समावेशी शिक्षा को आसान बनाया जा सके। ठीक है, तो बहुत बार ऐसी समस्याएं होती हैं, तो लेडीज़ वाले पक्ष को कौन दबा सकती है, लेडीज़ ही समझ सकती है इन चीज़ों को, मैटर को दबा देगी। अदरवाइज अब जेंट्स स्टाफ होगा तो उसको समझाए कौन, भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधे, कोई नहीं बांध सकता। ये फर्क है ना उस चीज़ का, इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। तो धारा 17 के अंदर किसी भी प्रकार की शारीरिक और मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा। ठीक है, उसके बाद बात आती है धारा 18 की। किसकी बात आती है, धारा 18। धारा 18 में और धारा 19 में और धारा 20 में, इसमें विद्यालय के मानकों का जिक्र है। किसका जिक्र है बेटा, विद्यालय के मानकों का। मान लीजिए कोई विद्यालय संगठन है, क्या है बेटा, विद्यालय संगठन है, और वह सरकार द्वारा तय मानक, सरकार द्वारा तय मानक क्या करता है, पूरे करता है। सरकार द्वारा तय मानक क्या करता है, पूरे, मतलब सरकार ने बताया कि भाई ये स्टैंडर्ड है, इनको पूरा करके लाओ। ठीक है, समिति बनाओ और इन स्टैंडर्ड्स को क्या करो, पूरा करो। यहाँ तक हो गया। तो उसने अगर मानक पूरे कर दिए हैं तो उसे विद्यालय संचालन की मान्यता दी जाएगी कि वो स्कूल क्या कर सकता है, चला सकता है। 5वीं तक के स्कूल को चलाने के लिए मान्यता की आवश्यकता नहीं होती, इस बात का आप ध्यान रखना। 8वीं तक जाएगा तब आपको फाइल लगानी पड़ेगी। 25 सदस्यीय एक समिति बनती है, उसको फाइल को पूरा किया जाएगा। सरकारी स्कूलों के अंदर फाइल नहीं लगानी पड़ती, उसमें ऑलरेडी पहले से ही मान्यता होती है। ठीक है, ये बात प्राइवेट स्कूलों के लिए होती है। तो यदि कोई विद्यालय संगठन, कोई प्राइवेट स्कूल है, वो स्कूल चलाना चाहता है, सरकार द्वारा तय मानकों को क्या करता है, पूरा करता है, तो उसको विद्यालय संचालन की मान्यता दी जाएगी। ठीक है, उसके बाद में धारा 19 के अंदर विद्यालय के मानक दिए हैं। क्या दिए हैं, विद्यालय के मानक दिए कि कौन कौन से मानक है जिनको पूरा करना चाहिए। और इसके अंदर एक बात और कही है, यदि विद्यालय मानक पूरे नहीं करता है, क्या नहीं करता है बेटा, मानक पूरे नहीं करता है, तो उस विद्यालय की मान्यता को रद्द कर दिया जाएगा। अब आगे चलकर अपन पढ़ेंगे क्या, अनुसूची। अनुसूची पढ़ेंगे तो उसमें दंड के प्रावधान है। अगर कोई विद्यालय संगठन मानक पूरे नहीं करता है तो पहली बार उसको 25,000 रुपये, दूसरी बार उसको 50,000 रुपये, और जब तक मानक नहीं पूरे करे, और तीसरी बार उसको क्या, प्रतिदिन 10,000 रुपये जुर्माने का क्या किया जाता है, प्रावधान किया जाता है। ठीक है, क्या नहीं करने पर, मानक पूरे नहीं करने पर। तो ये धारा होगी 19।
उसके बाद में आती है धारा 20। धारा 20 की अगर बात करें तो धारा 20 समुचित सरकार की धारा है। किसकी धारा है बेटा? समुचित सरकार की धारा है। और समुचित सरकार की धारा है तो समुचित सरकार क्या कहती है कि भाई साहब, अगर हमें लगता है कि विद्यालय के मानक में कोई बदलाव करना है, क्या करना है? विद्यालय के मानक में कोई बदलाव करना है, तो सरकार उचित निर्णय लेते हुए उस मानक में क्या कर सकती है? बदलाव कर सकती है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ। जैसे सरकार को लगा कि बीएड 1 साल की ना होकर कितनी होनी चाहिए? 2 साल की होनी चाहिए। तो सरकार को लगा कि ऐसा होना चाहिए, तो उसमें मानकों में क्या कर दिया? फेरबदल कर दिया। कोई पूछा क्या आपसे कि करें कि नहीं करें? नहीं पूछा ना, क्योंकि ये राइट किसके पास है? याद रखें, धारा 38 पूरे अधिनियम में संशोधन का प्रावधान देती है 38, और धारा 20 विद्यालय के स्टैंडर्ड्स जितने भी मानक हैं उनमें परिवर्तन का क्या देती है? प्रावधान। तो समुचित सरकार को अधिकार है कि उसको लगता है कि विद्यालय के मानकों में परिवर्तन की आवश्यकता है, तो सरकार विद्यालय के मानकों में परिवर्तन कर सकती है। ये अधिकार किसके पास सुरक्षित है? सरकार के पास सुरक्षित है। किसके पास सुरक्षित है? सरकार के पास सुरक्षित है। अब ध्यान से पहले दोबारा देखो। पहली मैंने धारा कौन सी बताई आपको? धारा 16। धारा 16 मैंने क्या बताया कि जब आरटी एक्ट 2009 लागू हुआ 1 अप्रैल 2010 को, तो उसमें यह प्रावधान था कक्षा 5 और 8वीं पर किसी प्रकार की बोर्ड परीक्षा का आयोजन नहीं होगा। क्लियर बात? किसी प्रकार के बच्चे का ठहराव या अवरोधन नहीं किया जाएगा, इस चीज का ध्यान रखें। यहां तक क्लियर है? ठीक है। उसके बाद में 10 जनवरी 2019 को नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त किया गया। मतलब बच्चे को ठहराव नहीं किया जाएगा, इस संप्रत्यय को, इस कॉन्सेप्ट को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। इस संप्रत्यय को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। फिर इस संशोधन अधिनियम से कुछ चीजें निकल के आई, 4 प्रावधान निकल के आए। पहला, कक्षा 5 और कक्षा 8 के स्तर पर बोर्ड परीक्षा का क्या होगा? आयोजन होगा। क्लियर? प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा कक्षा 8 के लिए और अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा कक्षा 5 के लिए। ये परीक्षाओं के नाम हैं। ठीक है। इस परीक्षा के दौरान यदि बालक क्या हो जाता है? फेल हो जाता है, तो अगले 2 माह में बच्चे को दोबारा एग्जाम देने का मौका दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद में अगर एसएमसी को लगता है, वो 2 महीने बाद फिर से फेल हो गया, और अगर एसएमसी को लगता है कि भाई साहब इस बच्चे को आगे बढ़ाना इसके भविष्य के लिए खराब है, क्योंकि इसका स्तर नहीं आगे वाले पे, तो उसको क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। तो ये किसका निर्णय होगा? एसएमसी का। ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? प्रारंभिक शिक्षा पूरी करवानी होगी, ये भी शर्त है। अब वो मान लीजिए 1 साल वो क्या हो गया? रुक गया, फेल हो गया, कोई बात नहीं, पढ़ाओ। उसका मतलब ये है कि हो सकता है उसकी प्रारंभिक शिक्षा 8 साल के बजाय कितने साल में हो? 9 में हो सकता है। कितने साल में हो? 10 में। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि कम से कम वो प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करे। उसको ये नहीं कहा जाएगा कि 14 साल हो गए भाई साहब, अब तेरी 7वीं क्लास में है तो यहाँ से निकल ना। जब तक उसकी प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण नहीं होगी तब तक उसे स्कूल से नहीं निकाला जाएगा, किसी प्रकार से उसको बाहर नहीं किया जाएगा। बच्चे को स्कूल निकालने का तो अधिकार एसएमसी के पास होता ही नहीं है। उसका अधिकार है क्योंकि उसका अधिनियम इस बात की गारंटी देता है। ठीक है। कौन सा? धारा 3। बच्चे को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार होगा, उसको कोई निकाल नहीं सकता जब तक वो खुद न जाए, और जब तक वो धारा 5 के अनुसार क्या न दे? प्रार्थना पत्र न दे। किसके लिए? टीसी के लिए। तब तक उसे नहीं निकाला जा सकता। जब उसकी प्रारंभिक शिक्षा का प्रमाण पत्र आ गया कि उसने प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण कर ली है, तब और स्कूल का स्तर आगे वाला नहीं है, मतलब 9वीं कक्षा चालू नहीं है, तब बच्चे को क्या किया जा सकता है? टीसी के आधार पर सेपरेट किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चे को किसी भी सूरत में अलग नहीं किया जाएगा। तो ये होगी धारा 16। उसके बाद अगर हम बात करें धारा 17 की, कि बालक का किसी भी प्रकार का शारीरिक और मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा, इस चीज़ का ध्यान रखें। ठीक है। अब बच्चे से अपमानजनक भाषा या बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक उत्पीड़न या बच्चे का किसी भी प्रकार का मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। ये दंडनीय अपराध की श्रेणी में आएगा, टीचर को लेने के देने पड़ जाते हैं। इसलिए टीचर भी बहुत समझदार है, वो कुछ कहते ही नहीं, बोले भाई भविष्य किसका खराब है? इसका है, मेरा थोड़ी है। और आजकल के इतना ज़बरदस्त
कोरोना टाइम के बाद जितनी गिरावट टीचर के सम्मान में आई है, मैं तो मतलब बिल्कुल ओपन बोलता हूँ, उतनी गिरावट मैंने कभी नहीं देखी। बच्चा मतलब टीचर का पहले देखते थे एक रेस्पेक्ट और एक डेकोरम सेट रहता था, ठीक है। आज के दिन बच्चा टीचर को गांठता ही नहीं है। उसकी वजह है यूट्यूब पर इतना ज़बरदस्त बम्बार्डमेंट ऑफ नॉलेज है कि बच्चे को लगता है कि ठीक है, जैसे बहुत सारे टीचर क्या हैं यूट्यूब पे। भाई साहब, टीचर तो टीचर ही रहेगा, और टीचर जो होगा ना वो ज़रूरी नहीं है कि यूट्यूब पर ही हो, ठीक है। और जिसके पास नॉलेज होगा, पहली बात मैं बता दूं, देश के जो टॉप एजुकेटर हैं जिनका बहुत अच्छा स्तर है वो यूट्यूब पर हैं ही नहीं। यूट्यूब पर हैं बहुत सारे ऐसे लोग जिनको कुछ पता ही नहीं है, और वो कैसे न कैसे देखकर रट रटा के चीज़ों को करें। कारण है सामने से विरोध करने वाला कोई है ही नहीं, ठीक है। आपने आधे घंटा वीडियो देखो, पसंद आया, टीचर के छिछोरेपन पसंद आया या ऐसा हुआ, तो आपने क्या कर दिया, चल रहे हो, ठीक है, दोबारा फिर कभी मूड हुआ था देख लिया, वरना कोई और भाई देखेगा। कारण है कि प्लेटफॉर्म क्या हो गया, बड़ा हो गया, तो देखने वाले खूब मिल जाते हैं। और बहुत ऐसे लोग जिनको कैसे ख नहीं पता है वो टीचर बन गए, ठीक है। और सामने से, कारण है ना, सामने से फीडबैक देने वाला कोई है ही नहीं कि नेगेटिव फीडबैक कौन देगा, पॉजिटिव। ज़्यादा आप नाटक करोगे तो अगला ब्लॉक कर देगा। और आजकल तो एक और प्रावधान कर दिया, आपकी ओरिजिनल आईडी यूट्यूब पर आती है, और अगर आपने कुछ आपत्तिजनक डाल दिया तो उसको एक मैसेज ही डालना पड़ेगा, आपको घर तक पहुंच जाएगी पुलिस। ये और सबसे बड़ा पंगा किया। तो यूट्यूब ने अपनी सिक्योरिटी पॉलिसी में बहुत सारे फीचर्स चेंज कर दिए। इसलिए कभी भी अगर तुम्हें किसी के प्रति भड़ास निकाल लियो तो सोच समझ के निकालना। हाँ, इंस्टाग्राम पे निकाल लेना, ठीक है ना भाई, सबके पास है आजकल तो आईडी। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म आजकल सब, मतलब 3 विश्वविद्यालय में व्यक्ति दर्शन जरूर करता है। एक व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, एक फेसबुक विश्वविद्यालय, और तीसरा मिनी विश्वविद्यालय इंस्टा, है ना। वहाँ पर वो, और सबसे ज़्यादा गिरावट, बुरा मत मानना, आप लोगों के स्तर में आई है। मैक्सिमम रील्स जो एक संख्यात्मक रूप से आई है, 63% रील्स फीमेल बनाती हैं। और आजकल न तो गांव की शर्म बची है, न परिवार की बची है, ठीक है। और मुंह अच्छा भला मुंह होता है, उसको आड़ा टेढ़ा कर करा के, ये कर करा के, और बेड़ा गर्क कर रखा है। नहीं, मजाक नहीं कर रहा हूं। और कहते हैं अरे साहब एक यू दे दो साहब, लाइक कर दोगे, तुम्हारा क्या बिगड़ता है। तो मतलब वो इतना, आजकल वो बाबू सोनार वो भी अजीब अजीब सा हो गया। और कई बार कहते हैं गुरुजी तुम इंस्टा पे ना मिलो, है ना। तो भाई साहब, इंस्टा पे मिल जाऊंगा तो क्या कर लोगे, कौन सी छठ की चौदस कर लो, कौन से तुम ये कर दो, गुरुजी मेरा सिलेक्शन हो गया, है ना। तो ऐसा नहीं है। उपयोग किया जाए सभी का, मौलिक अभिव्यक्ति है, अनुच्छेद 21 आपके साथ है, कोई दिक्कत नहीं, उसकी रक्षा करनी चाहिए, लेकिन उसका एक सेंसेबल तरीका होना चाहिए, उसका एक तरीका थोड़ा सभ्य हो, आज इंसान अच्छा लगता है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम कुछ देख रहे हो, दिखा रहे हो, तो इंसान कोई बहुत अच्छी इमेज बनाता है, ऐसा कतई नहीं है। वो आप किसी के लिए टाइम पास हो सिर्फ, तो आपने पहले से ही घोषित कर दिया कि आप क्या हो, टाइम पास हो, कि लोग टाइम पास करेंगे तब यूँ करते रहेंगे, ठीक है। तो ऑलरेडी पहले से आपने अपना कैरेक्टर क्या साबित कर दिया, टाइम पास का। तो अगर तुम टाइम पास हो तो आगे चलकर आदमी आपको कैसे सीरियस ले सकता है। कौन बोला है? अरे थोड़ा सा कंट्रोल कर लिया कर भाई, वरना फिर तो छोड़ने कहेगा तो फेरों में से छोड़ के चला जाएगा। बोलो छोड़ो, बोलो सर छोड़ दिया मैंने तो, है ना। अगले कहाँ जाएगी, फालतू में दिक्कत हो जाएगी। हाँ, फिर क्या है बेटा, विद्यालय संगठन के मानक किसमें दिए गए, धारा 18 में। और विद्यालय मानक नहीं पूरा करने पर उसकी एनओसी रद्द करने की बात, और ठीक है। और मानकों की बात किसमें की, धारा 19 में। और धारा 20 में क्या किया गया, समुचित सरकार को ये अधिकार है कि वह पहले से पहले से तय मानकों के प्रावधान में क्या कर सकती है, बदलाव कर सकती है। ये अधिकार किसके पास में, सरकार का। मतलब पहले कोई मानक था और उसको लगता है कि नहीं ये क्या है, कमी है,
तो हम इसमें क्या करेंगे, इनलार्जमेंट, क्या करें, इसको बढ़ाएं। तो बढ़ाएं तो वो कौन सी धारा हो जाएगी, 20 के अंदर। सिर्फ विद्यालय के मानकों में। अगर पूरे अधिनियम में को बदलाव करना है, उसका विस्तार करना है, तो धारा कौन सी है, 38। और केवल विद्यालय के मानकों में परिवर्तन करना है तो धारा क्या है, 20। क्लियर है, लिख सकते हैं, चलो लिखो बेटा। मानक में परिवर्तन टाइम देते हैं ना, टाइम क्यों नहीं देंगे, समय दिया जाएगा। उस समय के बाद अगर पूरे नहीं करता है ना, तय समय सीमा के बाद अगर मानक पूरे नहीं करता है तो फिर दंड के प्रावधान। पहली बार गलती होने 25,000, दूसरी बार 50,000, तीसरी बार, जब तक मानक पूरे करेगा तब तक 10,000 रुपये प्रतिदिन का जुर्माना। फिर भी नहीं करेगा तो एनएससी बंद, उसका शटर डाउन कर देंगे कि मामला खत्म है तुम्हारा, बंद करो स्कूल को। लिखो धारा 16 लिखें। जब आरटी एक्ट 2009, जब आरटीई एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, जब आरटीई एक्ट 2009 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, ठीक है, लागू हुआ, तो उस समय एसएमसी की फुल फॉर्म, अरे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है बेटा, अभी आएंगे 21 में पढ़ाएंगे। तो उस समय प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के दौरान, तो उस समय प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के दौरान बालक को किसी भी स्तर पर, बालक को किसी भी स्तर पर रोका नहीं जाएगा, रोका नहीं जाएगा या उसका ठहराव नहीं किया जाएगा, या उसका क्या, ठहराव नहीं किया जाएगा, ठहराव नहीं किया जाएगा। अर्थात बालक को फेल नहीं किया जाएगा, बालक को फेल नहीं किया जाएगा, बालक को क्या नहीं किया जाएगा, फेल नहीं किया जाएगा, बालक को फेल नहीं किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद लिखें लिखें 10 जनवरी 2019 को, 10 जनवरी 2019 को आरटीई संशोधन अधिनियम, आरटीई संशोधन अधिनियम, आरटीई क्या, संशोधन अधिनियम 2019 पारित हुआ, 2019 क्या हुआ, पारित हुआ, तथा इसमें निम्न प्रावधान किए गए, तथा इसमें क्या किए गए, निम्न प्रावधान किए गए, निम्न प्रावधान किए गए, ठीक है।
उसमें लिखें पहला, लिखें कक्षा 5 व 8 के स्तर पर, कक्षा 5 व किसके स्तर पर, 8 के स्तर पर, कक्षा 5 व 8 के स्तर पर बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। आयोजन किया जाएगा। दूसरा लिखें, एक सेकंड बेटा, इसी में परीक्षा के नाम लिख लो, है ना। कक्षा 5 के लिए कक्षा 5 के लिए कक्षा 5 के लिए अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा, अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा तथा अधिगम स्तर मूल्यांकन परीक्षा तथा कक्षा 8 के लिए, कक्षा 8 के लिए, कक्षा 8 के लिए लिखें प्रारंभिक शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा, प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, का आयोजन किया जाएगा, का आयोजन किया जाएगा, का आयोजन किया जाएगा। फिर दूसरा बिंदु लिखें इसमें बेटा, पहला हो गया कि प्रारंभिक शिक्षा स्तर पर 8वीं से 5वीं में क्या किया जाएगा, परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट लिखें, इस परीक्षा में यदि कोई बालक इस परीक्षा में यदि कोई बालक क्या होता है, फेल होता है, इस परीक्षा में यदि कोई बालक फेल होता है तो अगले 2 माह में, अगले 2 माह में, ठीक है, उसे पुनः परीक्षा देने का, अगले 2 माह में उसे पुनः परीक्षा देने का मौका दिया जाएगा। अगले 2 माह में उसे पुनः परीक्षा देने का क्या दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा, मौका दिया जाएगा। क्लियर। उसके बाद लिखें, लेकिन पुनः परीक्षा बाद भी 3 नंबर पॉइंट लिखेंगे बेटा, पुनः परीक्षा बाद भी, पुनः परीक्षा बाद भी यदि विद्यालय प्रबंधन को, एसएमसी मतलब स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन को विद्यालय प्रबंधन को लगता है, विद्यालय प्रबंधन को लगता है कि बालक को रोका जाना चाहिए, कि बालक को क्या करना चाहिए, रोका जाना चाहिए, बालक को रोका जाना चाहिए,
तो बच्चे को उस स्तर पर रोका जा सकता है। तो बच्चे को उस स्तर पर रोका जा सकता है। उस स्तर पर क्या किया जा सकता है? रोका जा सकता है। क्लियर? अर्थात इस बिंदु के अंतर्गत नो डिटेंशन पॉलिसी, सामने लिख रखा है नो डिटेंशन पॉलिसी, ठहराव नीति है ना, नो डिटेंशन पॉलिसी, नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त किया गया है। नो डिटेंशन पॉलिसी को क्या किया गया है? समाप्त किया गया है। नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त किया गया है। क्लियर? फिर 4 नंबर बिंदु लिखें। 4 नंबर बिंदु लिखेंगे। 3 हो गए ना? परीक्षा का आयोजन होगा, फेल हो तो दोबारा परीक्षा, और तीसरे में है कि अगर लगता है कि रोका जाना चाहिए तो रोका जा सकता है। ठीक है? अब देखो ये सवाल सीधा बन रहा है कि कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के बीच में बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाए। ठीक है? नंबर 2 क्या हो जाएगा कि अगर बच्चा फेल होता है तो उसे वो 2 की जगह क्या लिख देगा? 6 माह में परीक्षा का पुनः मौका दिया जाए। गलत कर दिया कि नहीं कर दिया? तीसरा फिर क्या करेगा? अगर एसएमसी को लगता है कि उसे फेल किया जाए तो उसको फेल किया जा सकता है और प्रारंभिक शिक्षा के मौके दिए जाएंगे। तो इसमें से वो क्या पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा असंगत है, या गलत को छांटिए या भिन्न को छांटिए। तो कौन सा बिंदु हो जाएगा? 2। इसमें से किसी भी एक को वो क्या कर देगा? गलत कर देगा। और 4 बिंदु में से एक बिंदु क्या कर देगा? गलत कर देगा। तो वही आपको क्या है? छांटना है। 4 ही प्रावधान है संशोधन। दूसरी बात, एक सवाल ये बनता है, नो डिटेंशन पॉलिसी को किस संशोधन अधिनियम के तहत मान्यता मिली? तो 10 जनवरी 2019 संशोधन अधिनियम 2019 के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी को क्या मिली? मान्यता मिली। सवाल समझ में आ गया? ठीक है। उससे पहले क्या था कि नो डिटेंशन पॉलिसी लागू थी, और अब नो डिटेंशन पॉलिसी को क्या कर दिया गया है? हटा दिया गया है। ये जो करंट जो भी संशोधन हुए उनके साथ मैंने आपको, जैसे 2012 का रख लिया था, 2000 धारा 23 जब पढ़ाऊंगा तब 9 अगस्त 2017 को एक बिल पारित हुआ था जिसको संशोधन अधिनियम 2017 कहेंगे, और उसके अंदर शिक्षक की जो योग्यताएं थी उनके अंदर परिवर्तन किया गया था, कितने साल तक उसको पूरा करना है। ठीक है? तो 2017 वाला संशोधन अधिनियम धारा 23 के साथ करवा देंगे, तो तीनों संशोधन भी हो जाएंगे साथ में। ठीक है? और अगला नेक्स्ट भी हो जाएगा, धारा भी हो जाएगी। फिर लिखें बेटा, चौथा पॉइंट लिखें, बालक को प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के पूर्ण अवसर दिए जाएंगे। प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने के क्या दिए जाएंगे? पूर्ण अवसर दिए जाएंगे। पूर्ण अवसर दिए जाएंगे। क्लियर है? तो ये कौन सी होगी बेटा? धारा 16। ठीक है? फिर लिखें, धारा कौन सी? 17।
धारा 17 लिखें। इस धारा के अनुसार बालक का किसी भी प्रकार से इस धारा के अनुसार बालक का क्या किसी भी प्रकार से शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न किसी प्रकार से शारीरिक और क्या मानसिक उत्पीड़न या शोषण नहीं किया जाएगा। शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। उत्पीड़न नहीं किया जाएगा। क्लियर है? उसके बाद लिखें धारा 18। धारा 18 लिखें। कोई भी विद्यालय संगठन तय मानकों को पूरा करता है। कोई भी विद्यालय संगठन तय मानकों को पूरा करता है तो उसे विद्यालय संचालन की मान्यता प्रदान की जाए। विद्यालय संचालन की मान्यता क्या दी जाए? प्रदान की जाए। ठीक है। फिर लिखें धारा 19। धारा 19 इसके अंतर्गत विद्यालय के मानकों को रखा गया है। विद्यालय के किसको रखा गया है? मानकों को रखा गया है। और यदि कोई विद्यालय संगठन मानक पूरे नहीं करता, विद्यालय संगठन क्या मानक पूरे नहीं करता, तो विद्यालय की मान्यता ठीक है। इसको लिखो बेटा, इंग्लिश में एक शब्द लिखो NOC। मैं बता रहा हूं फिर, है ना? NOC इसका मीनिंग क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। क्या होता है? नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। और हिंदी में लिखना है आपको क्या? अनापत्ति प्रमाण पत्र। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है। तो विद्यालय क्या लिखा लास्ट में बोला बेटा? लाइन कंप्लीट। तो विद्यालय की मान्यता ठीक है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ठीक है। एक सेकंड रुको ना, मुझे तो बेटा। यदि कोई विद्यालय संगठन मानक पूरे नहीं करता है तो विद्यालय की मान्यता NOC
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या अनापत्ति प्रमाण पत्र। अनापत्ति, आपत्ति होती है और एक क्या होती है? अनापत्ति। अनापत्ति प्रमाण पत्र, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या हिंदी में क्या है? अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है, मतलब मान्यता रद्द की जा सकती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट या अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है। अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द किया जा सकता है। क्लियर है? हो गया? ये हो गई भाई साहब आपकी कौन सी? धारा 19। उसके बाद है धारा 20। इसमें लिखेंगे समुचित सरकार को यह अधिकार है, समुचित सरकार को यह अधिकार है, समुचित सरकार को यह अधिकार है कि वह विद्यालय के तय मानकों के विद्यालय के तय मानकों में लिखना के की जगह तय मानकों में परिवर्तन का प्रावधान, तय मानकों में परिवर्तन का प्रावधान रखती है। परिवर्तन का प्रावधान क्या रखती है? मतलब सरकार को यह अधिकार है कि उसको लगता है कि किसी मानक में क्या किया जाए? बदलाव किया जाए, तो वह उसमें परिवर्तन का प्रावधान खुद के पास सुरक्षित रखती है और वो परिवर्तन कर सकती है। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे धारा 21 और हमारे जो काम की धारा है वो है 21 क। ठीक है, तो यहां पर हम चर्चा करेंगे धारा 21 क। धारा 21 क। ठीक है, देखिए धारा 21 के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में एक एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति, विद्यालय प्रबंधन समिति का क्या किया जाएगा दोस्तों? गठन किया जाएगा। 2017 के संशोधन अधिनियम से पहले विद्यालय प्रबंधन समिति में 15 सदस्य होते थे। कितने होते थे? 15 सदस्य होते थे। पंद्रह सदस्य होते थे। उसके बाद इसमें सदस्यों की संख्या क्या कर दी गई है? 16। इसका कारण बना था, एक टेक्निकल रीजन भी बना था। नंबर 2 आगे चलकर जब हम एसडीएमसी और एसएमसी विस्तार से पढ़ेंगे, क्योंकि ये आपके सिलेबस का हिस्सा है। ठीक है, और कम से कम 3-3.5 घंटे का टॉपिक है एसएमसी, 2 दिन लगेंगे उसमें। तो एसएमसी में एक बार सवाल ये आया कि भाई जो स्थानीय अभिभावक सदस्य हैं, क्या है? स्थानीय अभिभावक सदस्य कितने प्रतिशत होते हैं? 75% होते हैं। अब अगर 15 सदस्यों का 75% सवाल रखा जाए तो वो बनते हैं मेरे हिसाब से शायद 11.25। देखो भाई, 15 का 50% हो गया 7.5 और 25% हो गया 3.25। 3.25 और 7.5 को जोड़ो, 11.25 हो गए कि नहीं हो गए? अब 11.25 सदस्य नहीं हो सकते। सुनिए बात को,
11.25 क्या नहीं हो सकते, सदस्य नहीं हो सकते। 2016 के ग्रेड फर्स्ट पेपर में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है, कि कितने प्रतिशत है, और इसमें एक लड़का चला गया कोर्ट में, और कोर्ट में चला गया तो कहा साहब मुझे ये बताओ कि इसका 3/4 कैसे करोगे आप 11 तो लिख नहीं सकते, और क्योंकि कोर्ट फैक्ट्स पर बात करता है, उसने कहा कि इसमें यह लिखा होता था कि आंशिक रूप से 3/4, या ये शब्द लिख देते कि लगभग 3/4, और क्योंकि वो लड़का पॉइंट कुछ से ही क्या रह रहा था, स्कोर शीट में आने से रुक रहा था, और उसने केस किया, वो लड़ा केस और वो जीता, और उसका फिर ग्रेड फर्स्ट में सिलेक्शन हुआ। ये जो विवाद था, इस विवाद के आधार पर जो 15 की संख्या थी, उस 15 की संख्या को क्या किया गया, 16, और 16 का अगर हम गुणज करें या उसका विभाजन करें, भाजक करें, तो आसानी से 12 आ सकती है कि नहीं आ सकती है, यस और नो, तो कोई विवाद नहीं रहा। हालांकि एसएमसी आंध्र प्रदेश में 12 सदस्य हैं, कुछ स्टेट्स के अंदर 11, कुछ स्टेट्स में 15 सदस्य हैं, लेकिन वर्तमान में ओवरऑल संशोधन करते हुए एसएमसी में सदस्यों की संख्या कितनी है बेटा, 16 है। यहां तक क्लियर है? चलो ठीक है। इन 16 सदस्यों में से 3/4 या 75% सदस्य क्या होते हैं, स्थानीय अभिभावक होते हैं। कौन से सदस्य होते हैं बेटा, स्थानीय अभिभावक सदस्य होते हैं, स्थानीय अभिभावक सदस्य होते हैं। तो यहां पर 75% 16 का आ जाएगा कितना, 12, और 12 का गुणा वर्ग कैसे किया जाता है, 11 सदस्य तो माता पिता में से लेंगे, एक सदस्य स्थानीय नागरिक होगा जो एसएमसी के स्थानीय अभिभावकों का क्या करेगा, प्रतिनिधित्व करेगा। इसलिए टोटल सदस्य कितने हो गए, 12, ठीक है। अब एक सवाल ये पूछा गया है एसएमसी से, एक होता है स्थानीय अभिभावक, कौन सा शब्द है, स्थानीय अभिभावक, और एक होता है स्थानीय नागरिक। क्या होता है दोस्तों, स्थानीय नागरिक। क्लियर है? स्थानीय अभिभावक, लोकल पेरेंट का मतलब क्या है, लोकल सिटीजनशिप का क्या मतलब है, इस चीज को समझो। स्थानीय अभिभावक का मतलब होता है वे भारतीय माता पिता जिनके बच्चे सरकारी विद्यालय में, क्या दोस्तों, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं। कहां पढ़ते हैं, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हैं, उन्हें स्थानीय अभिभावक कहा जाएगा। क्लियर है? और स्थानीय नागरिक है, ग्राम के स्थानीय नागरिक क्या कहलाएंगे, स्थानीय क्या कहलाएंगे, नागरिक। जैसे प्रत्येक व्यक्ति के बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, तो वो स्थानीय नागरिक है, वो स्थानीय अभिभावक नहीं है। ध्यान दें कि मान लीजिए कि भाई कोई अमुक व्यक्ति है, वो गांव में रहता है, उसके बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं। मान लीजिए ये ए व्यक्ति है और ये क्या है, बी व्यक्ति है, इसके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, तो वह सरकारी स्कूल में पढ़ने के साथ साथ उस ग्राम का निवासी है कि नहीं है, है। तो स्थानीय अभिभावक भी होते हैं और स्थानीय नागरिक भी होते हैं। यस और नो? नहीं समझे भाई? स्थानीय अभिभावक यानी कि स्थानीय जो माता पिता हैं वो स्थानीय नागरिक भी हैं, और क्योंकि वो उस गांव के हैं तो स्थानीय नागरिक भी हैं। तो स्थानीय अभिभावक स्थानीय नागरिक हो सकता है। क्लियर है बात? लेकिन स्थानीय नागरिक स्थानीय अभिभावक हो ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे कहां पढ़ते हों, सरकारी विद्यालय में पढ़ते हों। अब समझ में आएगी बात? जरूरी नहीं है कि उसके बच्चे सरकारी विद्यालय में पढ़ते हों। इसके लिए
स्थानीय अभिभावक स्थानीय नागरिक हो सकता है, लेकिन स्थानीय नागरिक स्थानीय अभिभावक हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये एसएमसी पे सवाल पूछा कि एसएमसी के संबंध में सत्य है, सभी माता पिता स्थानीय अभिभावक होते हैं। क्लियर, सही बात है। सभी माता पिता स्थानीय नागरिक होते हैं, ठीक है, ये भी सही है। सभी स्थानीय अभिभावक स्थानीय नागरिक होते हैं, ये भी सही है। सभी स्थानीय नागरिक स्थानीय अभिभावक होते हैं, ये गलत है। पर ये कंसेप्चुअल सवाल है, इस बात का ध्यान रखना कि कंसेप्ट क्लियर है आपके दिमाग में, तब तो इस सवाल को क्या कर सकते हो, हल कर सकते हो। और अगर दिमाग में आपने स्थानीय नागरिक और स्थानीय अभिभावक को एक कर दिया है कि क्या है, वो गांव का ही तो है, उसके बच्चे वहां पढ़ रहे तो वो नागरिक तो है ही है। लेकिन ध्यान रखें, स्थानीय नागरिक स्थानीय अभिभावक होता है, लेकिन प्रत्येक स्थानीय नागरिक जरूरी नहीं कि उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते हो। तो शर्त ये है स्थानीय अभिभावक होने की कि उसके बच्चे स्कूल में पढ़ने चाहिए। अब जो कोई ज्ञान टिकाता रहता है ना कि जब स्कूल में गया उसके बच्चे स्कूल में पढ़ते ही नहीं है और वो ज़्यादा ज्ञान टिका रहा है कि ये करना चाहिए, करना, उसको पहले कहो कि भैया पहले बता तेरे बच्चे पढ़ते हैं क्या, बोलो नहीं पढ़ते, तो क्यों ज्ञान टिका रहा है? क्योंकि स्थानीय अभिभावक को यह अधिकार है कि अपने बच्चे की रिपोर्ट जानने का। यस और नो, समझ आएगा? तो प्रत्येक जितने भी बच्चों के माता पिता, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उन बच्चों के सारे माता पिता क्या कहलाएंगे? स्थानीय अभिभावक। लेकिन वो स्थानीय नागरिक भी हैं, लेकिन प्रत्येक स्थानीय नागरिक क्या नहीं है? स्थानीय अभिभावक नहीं कहलाएगा। इस शर्त को समझ लो, ये सबसे इंपॉर्टेंट यहां पर बात, मतलब कंसेप्ट है, इस चीज को ध्यान रखना, ठीक है। एक चीज समझ में आ गई। उसके बाद जो 16 सदस्य होते हैं उनमें से 50% और जो 12 सदस्य होते हैं उनमें से भी क्या? 50%। तो 16 में से कितने आ जाएंगे? 8। कम से कम क्या होने चाहिए? महिला सदस्य होनी चाहिए। क्लियर? और इनमें से कम क्या? 12 में से 6 महिला सदस्य होनी चाहिए। कम से कम 6 महिला सदस्य होनी चाहिए, या कम से कम टोटल का 50% और स्थानीय नागरिकों स्थानीय अभिभावक का भी 50%। तो अगर टोटल का पूछता है तो कितनी संख्या लिखोगे? 8। और अगर वो स्थानीय अभिभावकों में से संख्या पूछता है तो कितना लिखोगे? 6 लिखोगे। यहां तक क्लियर है बात? ठीक है। उसके बाद में महिलाएं कम से कम तो हो सकती है, अधिकतम सारी हो सकती हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये कहीं नहीं लिखा है कि 16 के 16 सदस्य। मान लीजिए लड़कियों की स्कूल है, ठीक है, वहां पर एचएम भी क्या है? लेडीज है। वहां पर वरिष्ठ अध्यापिका भी क्या है? लेडीज है। वहां पर कक्षा 8 की वरिष्ठतम छात्रा भी क्या होगी? महिला से आएगी, है ना, वो भी बच्ची है। तो तीनों हो गए कि नहीं हो गए? और बाकी के सदस्य भी क्या हो सकते हैं? हो सकता है उस गांव के स्थानीय अभिभावक क्या हो, जिसमें से पापा जी हैं वो बाहर काम करते हैं, वो नहीं हो, तो माता को भी क्या कर सकते हैं? स्थानीय। तो कम से कम तो 50%, अधिकतम का कोई प्रावधान नहीं है कि भी सारे भी हो सकते हैं। इस बात को ध्यान रखना है। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब बात करें सभाओं की। एसएमसी में 2 सभाएं होती हैं। एक होती है भाई साहब कार्यकारिणी सभा। क्या होती है बेटा? कार्यकारिणी सभा। कार्यकारिणी सभा, कार्यकारिणी सभा। और एक होती है आम सभा। कैसी होती है बेटा? आम सभा। पहली बात तो हम एसएमसी के कॉन्सेप्ट को समझ लें। एसएमसी है क्या? एसएमसी स्थानीय स्तर पर, कौन से स्तर पर बेटा? स्थानीय स्तर पर स्थानीय सहयोग प्राप्त करने के लिए, स्थानीय सहयोग प्राप्त करने के लिए विद्यालय प्रबंधन को मजबूती देने के लिए एसएमसी का क्या कहता है? गठन। देखो क्या लिखा? स्थानीय स्तर पर, मतलब लोकल लेवल पर, विद्यालय गांव के लेवल पर। स्थानीय स्तर पर स्थानीय सहयोग, मतलब गांव वाले लोगों का क्या प्राप्त करने के लिए? सहयोग प्राप्त करने के लिए। ठीक है। पहले क्या होता था कि मान लीजिए समसा या रमसा से, है ना, या एसएसए से, ओके, या सर्व शिक्षा अभियान से किसी विद्यालय के अंदर कोई भवन निर्माण की स्वीकृति आती है कि भी क्या बनाया जाएगा? कोई एक कमरा बनाया जाएगा। उसके मान लीजिए 2, 2.5, 3 लाख रुपए क्या हो गए? स्वीकृत हो गए। उसमें क्या करता था कि जब विद्यालय का जो एचएम था वही उस समिति का क्या बनता था? अध्यक्ष, भवन निर्माण समिति का।
और उसमें एक अपने, मान लीजिए अपने पक्ष के टीचर को रख ले, क्लियर, और अगर वो चाहे तो उसके अंदर क्वालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, घटिया मटेरियल लगा सकता है, ओके, सही चीज़ों की जगह लोकल सीमेंट, मतलब ओरिजिनल सीमेंट की जगह लोकल सीमेंट यूज में ले ले, या इवन पंखे हैं वो अच्छी ढंग की कंपनी की जगह हम क्या लगा दे, लोकल पंखे लगा दे, या जितनी भी चीज़ें होती है उसमें क्वालिटी को गिरा सकता है कि नहीं गिरा सकता है, और अपना कमीशन सेट कर सकता है, यस और नो, कर सकता है ना, क्योंकि उसको देख रेख करने वाला कोई भी गांव का व्यक्ति उसमें शामिल नहीं होता था, उसने बनवा दिया, और उसमें से क्या हो सकता था, भ्रष्टाचार हो सकता था, करप्शन हो सकता था। इस चीज को कैसे रोका जाए, तो इसके लिए लोगों ने कहा कि सब एक ऐसी समिति बनाओ और उसमें गांव वालों को क्या बना दो, सदस्य बना दो। अब गांव वालों के बच्चों का क्या हो रहा है, स्कूल का निर्माण हो रहा है, तो भाई साहब वो ईमानदारी से काम करवाएंगे या ऐसे ही करवा लेंगे, क्योंकि उसको पता है कि मेरे ही बच्चे इसमें पढ़ेंगे, अगर घटिया मटेरियल लगवा दिया तो कल को दीवार गिर गई या छत गिर गई तो मरेगा कौन, मेरे बच्चे मरेंगे। तो इस हिसाब से वो क्या करता है कि भी गांव स्तर पर, स्थानीय स्तर पर कोई क्या न हो, भ्रष्टाचार न हो, ठीक है, और साथ साथ में विद्यालय प्रबंधन अपनी मनमानी ना करे, उसमें क्या रहे, पारदर्शिता रहे, उसमें एक समन्वय बना रहे, है ना, कल को टीचर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वो समय पर पाठ्यक्रम पूरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बच्चों के साथ उसका व्यवहार सही है कि नहीं है, उसका मतलब देखने का तरीका है, उसका व्यवहार है, उसका चरित्र है, वो सारी चीज़ सही है या गलत है, इन सब चीज़ों को कौन मॉनिटर करती है, एसएमसी। इसका मतलब विद्यालय स्तर पर प्रबंधन को ढंग से बनाने के लिए, और विद्यालय स्तर पर प्रबंधन बहुत अच्छे ढंग से चले, उसके लिए किन लोगों का सहयोग लिया जाए, स्थानीय लोगों का सहयोग लिया जाए। तो अब कंसेप्ट को समझो क्या लिखा है मैंने, स्थानीय स्तर पर स्थानीय सहयोग को प्राप्त करने के लिए और विद्यालय प्रबंधन को क्या देने के लिए, मजबूती देने के लिए किसका गठन किया गया, एसएमसी का गठन किया गया। यहां तक क्लियर है बेटा। इसलिए एसएमसी की अब जो बैठक होंगी तो उसकी दो बैठक होती है, एक होती है बेटा कार्यकारिणी सभा। क्या होती है, कार्यकारिणी सभा। कार्यकारिणी सभा के टोटल कितने सदस्य हैं, 16। टोटल कितने सदस्य हैं, 16। क्लियर है। इन कार्यकारिणी सदस्यों में से प्रत्येक माह में एक मीटिंग होगी पक्की। कितनी होगी, कार्यकारिणी सभा की एक मीटिंग आयोजित की जाएगी महीने में एक बार। क्लियर है बात। इस प्रकार पूरे वर्ष में कम से कम 8 मीटिंग और अधिकतम 11 मीटिंग आयोजित की जा सकती हैं। अगर विद्यालय प्रबंधन को लगता है कि किसी मुद्दे पर वापस चर्चा करनी है तो विद्यालय प्रबंधन पुनः कार्यकारिणी सभा का मीटिंग का क्या कर सकता है, आयोजन कर सकता है। ये एसएमसी के विवेक पर निर्भर करेगा कि उसको बैठक का आयोजन करना है या नहीं, लेकिन कम से कम 8 और अधिकतम कितनी, 11 बैठकें आयोजित की जा सकती है महीने की एक, क्योंकि एक महीने की छुट्टी रहती है। ठीक है, 37-38 दिन की क्या होती हैं, छुट्टियां होती हैं। अब देख लो आप 17 तारीख से लेकर 25 तारीख तक छुट्टियां होंगी, उसमें 2 दिन फिर वापस आना पड़ता है ना। किन के प्रयासों से, क्या नाम है, स्वामी रामदेव है ना, वो 21 जून को योग दिवस होता है तो स्कूलों में टीचर्स को जाना पड़ता है। तो टोटल ये आप लगभग देख लो 37-38 दिन की क्या होती है, ग्रीष्मकाल होता है। क्या कह रहा, जोर से बोलो भाई, क्या पूछ रहे भाई, मेरे पास आवाज नहीं आ रही है, जोर से बोलो क्या बोल रहे हो। वो तो आने दो यार, आने दो एक बार, बता रहा हूं। एसएमसी का क्या किया जाएगा, गठन किया जाएगा। ठीक है, कार्यकारिणी सभा प्रत्येक महीने में होगी और इस मीटिंग को लगभग माना जाएगा कि हम उसको कहां आयोजित करें, अमावस्या को। क्या करें बेटा, अमावस्या को आयोजित करें। लेकिन ध्यान रखें, अमावस्या वाली शर्त कहां पर लागू होगी, आम सभा के साथ। हो सकता है कि मुझे मेरे विद्यालय का, मैं जैसे इंचार्ज हूं, मैनेजमेंट इंचार्ज हूं, और कोई स्कूल के अंदर ऐसी समस्या चल रही है कि बच्चियों के लिए बाथरूम की समस्या चल रही है, बाथरूम गंदे हैं और उसको कोई नया भवन निर्माण करवाना है, और अमावस्या आएगी 15 दिन बाद, अभी तो पूर्णिमा चल रही मान लो, और अमावस्या और मुझे मीटिंग कल करनी है, तो कार्यकारिणी सभा के संबंध में अमावस्या का प्रावधान निश्चित नहीं है। लेकिन जब हम कार्यकारिणी सभा के साथ में आम सभा की बैठक करते हैं तो आम सभा के साथ में कौन कौन होंगे, ये 16 सदस्य तो शामिल होंगे ही होंगे। ठीक है, उसके अलावा जितने भी बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उन सब के अभिभावक भी क्या होंगे, शामिल।
इसलिए इसको क्या कहा जाता है कि इसमें आम स्थानीय नागरिक भी क्या होता है, भाग लेता है, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया है, साधारण सभा या आम सभा। और ये वर्ष में कितनी बार आयोजित होती है दोस्तों, 4 बार। कितनी बार आयोजित होगी, 4 बार। इसके लिए शर्त है कि ये बैठक क्या होगी, प्रत्येक अमावस्या को आयोजित होगी। उसकी वजह है, भारतीय नॉर्मली अगर हिंदू धर्म की बात करें तो अमावस्या के दिन भारतीय श्रमिक वर्ग कार्य नहीं करता। इसका मूल कॉन्सेप्ट समझ लें, भारतीय श्रमिक वर्ग या किसान वर्ग खेत में क्या नहीं करता है, काम नहीं करता। अमावस्या ही उसका क्या होती है, संडे होती है, छुट्टी होती है। और जब वो छुट्टी होगी उस दिन आप मीटिंग करोगे तो वो स्कूल के अंदर क्या कर सकता है, चौधर करने आ सकता है। समझा ये बात, वो बैठक में हिस्सा लेने आ सकता है, इस बात का ध्यान रखें। लेकिन अगर उसके खेत में फसल पक रही है और उसको लावणी करनी है तो भाई साहब ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपकी मीटिंग में आए। इसलिए ये एक सहूलियत देखी गई, सुविधा देखी गई कि किसान को किस दिन हम मैक्सिमम संख्या में क्या कर सकते हैं, बुला सकते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल ट्रिक अपनाई गई कि किसान किस दिन फ्री है, इस बात को देखा जाए। तो किसान के लिए संडे और मंडे दोनों, मंडे हैं, उसके लिए सारे संडे क्या हैं, काम करने वाले हैं। लेकिन अमावस्या के दिन वो अपने हथियारों की क्या करता है, विराम देता है। वो अपने यंत्रों को या जो किसान खेती के यंत्र होते हैं उनको क्या करता है, विराम देता है, उनसे काम नहीं करता। पशु को भी वो क्या करता है, जैसे उनसे हल जोतता है तो उसको विश्राम दिया जाता है। ठीक है, ये ठीक है, वो संस्कृति का हिस्सा है, इस आधार पर ऐसा किया जाता है। तो अब समझ में आएगी बात, अमावस्या के दिन ही क्यों आयोजित होती है। अब नॉर्मली हम रट लेते हैं कि अमावस्या के दिन, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या है कि भारतीय उसमें संस्कृति के अंदर अमावस्या के दिन काम नहीं होगा। काम नहीं होगा तो फ्री बैठा होगा, फ्री बैठा होगा तो ठीक है भाई साहब, मिलने आ ही जाएगा स्कूल के अंदर, हम बोलो क्या चल रहा है। तो यहां पर ध्यान दें, टोटल कितनी साधारण सभा की कितनी बैठकें, 4। और उन साधारण सभा की 4 बैठकों में एक बैठक जो आयोजित होती है दोस्तों, वो होती है 15 अगस्त से पहले। क्या होती है, 15 अगस्त से पहले। क्लियर। और 15 अगस्त से पहले क्यों किया जाता है, क्योंकि इसके अंतर्गत एसएमसी द्वारा विद्यालय की क्या, विद्यालय विकास योजना का निर्माण किया जाएगा। विद्यालय विकास योजना क्या है, विद्यालय विकास योजना एक ऐसा प्रारूप पत्र है, फॉर्मेट है, जिसमें हम ये लिखेंगे कि पूरे वर्ष भर तक स्कूल किस प्रकार संचालित होगा। यस और नो। एसएमसी की जो विद्यालय विकास योजना है, ठीक है, स्कूल डेवलपमेंट प्लानिंग है, वो ये कहती है कि पूरे साल भर तक विद्यालय किस प्रकार से आगे बढ़ेगा। अब समझ में आएगी बात। और उसी योजना के अनुसार पूरे साल भर तक विद्यालय को संचालित किया जाता है। तो सबसे पहले जुलाई माह के अंतर्गत विद्यालय विकास योजना का निर्माण कर लेती है एसएमसी। इसकी अंतिम तिथि क्या है, 15 अगस्त से पहले, क्योंकि विद्यालय विकास योजना बनेगी तो राष्ट्रीय पर्व कब आ रहा है, 15 अगस्त को। तो उससे पहले ये निर्णय ले लिया जाएगा एसएमसी के द्वारा इसको कितने अच्छे ढंग से मनाया जाना है। एक समझ में आ गई बात। तो ये सेगमेंट में याद रखोगे आप, 15 अगस्त से पहले। फिर बच्चा स्कूल में पढ़ रहा है, शिक्षक पाठ्यक्रम पूरा करवा रहा है। अब होगा 15 अगस्त के बाद में अर्धवार्षिक से पहले, और अर्धवार्षिक से पहले इस बात की समीक्षा की जाएगी कि क्या हमने जितना सिलेबस अर्धवार्षिक तक होना चाहिए उसको पूरा किया या नहीं किया। किसी पाठ्यक्रम, किसी विषय का पाठ्यक्रम अगर पीछे चल रहा है तो उसमें सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे। अगर कोई कमी चल रही है तो उसको आगे बढ़ाने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। यस और नो। तो पहली आम सभा की बैठक कब भाई साहब, 15 अगस्त से पहले। दूसरी बैठक अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले। क्लियर है। फिर तीसरी बैठक 26 जनवरी से पहले और अर्धवार्षिक के बाद। क्यों, 2 चीजें हो जाएंगी उसमें। एक तो 26 जनवरी मनाना है हमें, राष्ट्रीय पर्व है। नंबर 2, जब अर्धवार्षिक परीक्षा हमने ले ली है तो जो बच्चे का मूल्यांकन हुआ है उस मूल्यांकन पर चर्चा होगी कि बच्चा किन विषयों में कमजोर है और किन विषयों में क्या है, एडवांस है। तो जिन विषयों में कमजोर है उन विषयों की विशेष कक्षाओं का, एक्स्ट्रा क्लासेस का, उन पर दोबारा से ध्यान देने की बातों पे क्या होगी, चर्चा की जाएगी कि बेटा इनको क्या करना, अपने को ध्यान देना। अब समझ में आएगी बात। तो तीसरी आम सभा की बैठक कब होगी, अर्धवार्षिक के बाद और 26 जनवरी से पहले। अब अपने विवेक से बताना कि चौथी जो आम सभा की बैठक है वो कब होगी,
कब? वार्षिक परीक्षा से पहले। और उस पर हम ये चर्चा करेंगे कि हमने जो वर्ष भर तक विद्यालय विकास योजना के स्कूल संचालित किया और जो उद्देश्य हमने जुलाई में रखे थे, क्या हमने उन उद्देश्यों को पूरा किया या नहीं किया, और कोई उद्देश्य पूरे रह गए हैं तो अगले साल इनको पूरा करने की क्या करेंगे? कोशिश करेंगे। तो अब समझ में आएगी बेटा, 4 आम सभा की बैठकें कहाँ आयोजित होती हैं। बात की अध्यक्ष कौन होता है, सचिव कौन होता है, मुख्य, ये सारा बिंदु आएगा जब हम इसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, इसके कौन से अधिनियम के तहत इसको लागू किया गया। तो यहाँ पर इतनी ही चर्चा रखेंगे, वरना फिर ये पूरा टॉपिक यहाँ हो जाएगा तो फिर वहाँ वो क्या करेंगे, है ना। तो वहाँ फिर बाकी की सारी चीज़ें कंप्लीट वहाँ करेंगे, यहाँ पर इतना ही। ओके, उसके बाद ये समझ में आ गया, ठीक है। फिर बात करते हैं धारा 22 की। किसकी बात करें बेटा? धारा 22 की। धारा 22 एसएमसी बन गई क्या? धारा 21 कह के अनुसार। तो धारा 22 एसएमसी ये इसके अनुसार बनी कि नहीं बने? तो धारा 22 के अनुसार क्या होता है? विद्यालय विकास योजना का निर्माण क्या है? देखो, योजना बनाती कौन है? एसएमसी। और उस योजना को किस अधिकार के तहत बनाया जाता है? धारा 22 के अनुसार। तो पहले तो क्या बनेगी? विद्यालय विकास योजना का निर्माण होगा, एक बार। और फिर यही धारा 22 क्या करती है? विद्यालय विकास योजना की क्रियान्विति करती है। क्या करती है? एक तो बनाना और दूसरी क्या करती है? विद्यालय विकास योजना की क्रियान्विति की जाएगी। इज दैट क्लियर? तो धारा 22 क्या कहती है कि एसएमसी जिसका गठन अनुच्छेद या आर्टिकल 21 कह के तहत हुआ है, वह एसएमसी क्या करेगी? विद्यालय विकास योजना का निर्माण करेगी। और धारा 22 के अनुसार ही विद्यालय विकास योजना की क्या की जाएगी? क्रियान्विति की जाएगी। यस और नो? ठीक है। उसके बाद आती है भाई साहब धारा 23। धारा 23 के अंदर शिक्षक के अधिकार एवं योग्यताओं का उल्लेख है। शिक्षक के किसका? अधिकार एवं योग्यताओं का क्या है? उल्लेख है। शिक्षक के क्या क्या अधिकार हैं, ठीक है, उसके अधिकारों को सुरक्षा दी जाएगी और फिर क्या दी जाएगी? योग्यताओं का उल्लेख है, ठीक है। 9 अगस्त 2017 को संशोधन अधिनियम, क्या दोस्तों? संशोधन अधिनियम 2017 क्या हुआ? पारित हुआ। और इसमें यह कहा गया कि जिन शिक्षकों के पास में जैसे प्रबोधक हैं, ठीक है, संविदा कर्मी शिक्षक हैं, या किसी विद्या संबल योजना के अनुसार सरकार का क्या है? हिस्सा बने हैं, ठीक है, उन शिक्षकों के पास में हो सकता है शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता। कौन सी दोस्तों? शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता। जैसे 12th पास करके, है ना, पुराने टाइम पे गांव के किसी व्यक्ति को आपने प्रबोधक बना दिया विशेष प्रावधानों के तहत। अब ये प्रबोधक अधिनियम 2008 और 1996 ये कराएंगे, जब नियमावली 2011 करवाएंगे राजस्थान के संदर्भ, तब वहां पर प्रबोधक अधिनियम बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो मान लीजिए वो 12th क्लास पास करके लग गया, लेकिन ये अनिवार्य कर दिया कि शिक्षक के पास में शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता मतलब बीएसटीसी की डिग्री होनी चाहिए, लेकिन उसके पास डिग्री नहीं है। तो ये कहा गया कौन से अधिनियम में? 9 अगस्त 2017 के संशोधन अधिनियम में ये कहा गया कि भाई साहब इन लोगों को क्या करनी चाहिए? अपनी शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता को पूरा करना चाहिए। इस अधिनियम को लागू कब से माना जाएगा? इस अधिनियम को लागू माना जाएगा 1 अप्रैल 2015 से, और 4 साल में उसको क्या करनी है? पूरी करनी है। इसका मतलब 31 मार्च 2019 तक उसे अपनी डिग्री को क्या कर लेना चाहिए? पूरा कर लेना चाहिए। उसके बाद में संशोधन अधिनियम 2019 आ गया और इस 4 साल की योग्यता को समय अवधि को बढ़ाकर अनिश्चित काल या 9 वर्ष के लिए कर दिया गया। कहां तक कर दिया गया? 9 वर्ष तक, 2024 तक कर दिया गया। और अब कोई संशोधन आएगा तो उसमें क्या कर देंगे? आगामी और आइडिया उसके तक बढ़ाई जाती है। तो इसका मतलब है कि आगामी, बेटा हो गया क्या? हो गया? ठीक, इधर ध्यान देना, बिल्कुल सामने ही बैठा तो देखो, अगर किसी का इंपॉर्टेंट कॉल या कुछ भी आता है ना, ईमानदारी से उठो, हल्का सा मुझे इशारा करो से जा सकता हूँ, जाओ बात करके आ जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं, ठीक है। तुम लोग जब वहीं पर कुछ देखने लग जाते हो ना, फिर क्या होता है? तुम्हारा मन लालची है, तुम फिर देखने लग जाते हो, तो वहाँ फिर तुम उद्देश्य से फिर साइड में चले गए, तब तक मेरी नज़र पहुँच जाएगी, तब तक फिर मैं टोक दूंगा।
तो टोकने से बेटर है कि आपको कोई काम हो गया तो अगर जाना, फिर भी अगर हो सकता है तुम्हारा मूड नहीं हो, कभी सर मेरे तो पेट में दर्द हो रहा है, मैं तो जाऊंगा ही जाऊंगा बाहर, है ना, तो भाई साहब उठो ईमानदारी से, ये ईमानदारी होती है अपने आप के, बाहर जाओ, किसी से बात करनी है, किसी माथाफोड़ी करके आनी, माथाफोड़ी करके आओ, फिर अंदर आ जाओ। जरूर नहीं है कि प्यार की बातें हो, है ना, कई बार आदमी के दिमाग में किसी से लड़ने की भी इच्छा हो सकती है और वो बाहर जाके लड़के भी आ सकता है, तो माथाफोड़ी भी कर सकता है। ऐसा हो सकता है मन में भड़ास निकालनी हो कि क्या है, तनाव आ जाता है दिमाग में, बाहर जाओ और भड़ास निकाल के वापस आ जाओ, ठीक है। ये भी एक तरह की भड़ास है, कई देर से रुके तो अब तो मुझे मतलब बजानी है ना, तो ये जो बजाने वाला कैरेक्टर है ना, इससे दूसरा कैरेक्टर आ जाएगा तुम्हारे अंदर, हाँ, तो वो नहीं लाना है, ओके। 2017 9 अगस्त संशोधन अधिनियम के तहत कहा कि जिस भी शिक्षक के पास में अपनी आवश्यक शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता नहीं है, उसे आगामी 4 साल में उस योग्यता को पूरा करना होगा। तो पहला प्रावधान क्या था कि 1 अप्रैल 2015 से लेकर 31 मार्च 2019, कितने साल हो गए? 4, इनमें योग्यता पूरी करें। फिर लोगों ने कहा कि हमसे तो नहीं होगी, है ना, तो क्योंकि वोट बैंक भी होता है, गांव के लोग हैं जो प्रबोधक लगे हुए हैं, तो उन्होंने सोचा ये तो वोट नहीं देंगे, तो सरकार वैसा ही कदम उठाती जिससे उनका वोट बैंक बना रहे। बोला ऐसा करो, इसको 9 साल के लिए कर दो, भाई 9 साल में तो कम से कम 1 डिग्री पूरी कर ही लेंगे, तो ये कर दो कि 9 साल में पूरी कर लें। अब समझ में आएगी बात। ये है कौन सा अधिनियम बेटा? 9 अगस्त 2017 को शिक्षक की योग्यताओं में क्या किया गया? बदलाव किया गया, ठीक है, कि कब तक योग्यताएं पूरी करनी, जिसके पास है वो तो ठीक है, जिसके पास नहीं है। अच्छा ध्यान रखना, ये किसके लिए थी? जो प्रबोधक हैं, संविदा कर्मी है, उन शिक्षकों के लिए थी। बाकी जो आरटी के अंतर्गत जो टीचर्स की भर्ती की जाती है ना, किस अधिनियम के तहत? राजस्थान शिक्षा सेवा अधिनियम 1971, 70 के तहत तो आरटी आता ही नहीं है, क्योंकि 70 के तहत तो ग्रेड फर्स्ट है, और यहाँ पर एजुकेशन कहाँ तक की है? 8वीं तक की, तो इसमें मैक्सिमम L2 का टीचर आएगा। तो वहाँ पर कौन सा अधिनियम है? राजस्थान अधीनस्थ शिक्षा सेवा अधिनियम 1971 के तहत जो आपकी भर्ती होती है। तो तुम सब लोग BSTC धारी हो कि नहीं हो? ठीक है, तो सबकी योग्यता क्या है? पूरी है। इसी के बाद लेंगे आपको, बिना BSTC का आपको परमिशन ही नहीं देंगे। अब समझाएगा, ये प्रावधान किसके लिए किया गया था? जिनके पास जो टीचर पहले लग गए, मतलब 1996 में लग गए, 2000 में लग गए, है ना, वो अलग अलग योजनाओं के तहत जो बैकडोर एंट्री होते हैं ना, गांवों के लोगों को कुछ को सेट करना था, तो जिला परिषद से लगा दिया। उनके पास कुछ नहीं था, उनके पास खाली एक कागज पत्री थी, 10वीं पास 12वीं पास कर रखी है, बोलो लाओ इसको मास्टर जी बना दो, मास्टर जी बना दिया। अब ये आ गया कि इनको स्थायी करें, उनका पेमेंट कैसे बढ़े, तो एक शर्त थी कि इनके पास शिक्षण प्रशिक्षण योग्यता होनी चाहिए। होनी चाहिए तो है नहीं तो बोले इनको पूरा करवाओ। तो बहुत सारे लोग राजस्थान के जो प्रबोधक लगे हुए थे, वो अलग अलग राज्यों से, यूपी से कहीं ना कहीं से जुगाड़ बिठा लिया और जमा करवा दी। सरकार भी ज्यादा इन चीजों पे ध्यान नहीं देती है कि ठीक है डिग्री आ गई, हालांकि अब थोड़ा ध्यान देने लग गई है। अभी 1 महीने पहले ही शिक्षा निदेशालय में जो एसआई तो बहुत बड़ा मामला है ना, PTI भर्ती ग्रेड 2 का, उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने फर्जी डिग्री लगा रखी थी, उनकी जांच चल रही है और वहां पर बहुत सारे लोगों को अंदर डाल रखा है निदेशालय स्तर पर। कि वहीं पर कोई आदमी था, उसने क्या करवा रखा था, डिग्रियां बंटवा रखी थी, वो भी PTI था, और PTI की डिग्री उसने किसी दूसरे राज्य से लाकर दे रखी थी बहुत सारे लोगों में। और क्योंकि निदेशालय स्तर पर डिग्री को जांचने का काम वो बाबू खुद ही करता था, तो मामला सेट था। आप समझाई बात है? तो मैंने तो अखबार में पढ़ा था, मुझे ऐसे कोई व्यक्तिगत नॉलेज नहीं है कि हाँ ऐसा था। अब वो जो डिग्री उसके पास गई तो उसने उसको क्या कर दिया, क्लियर कर दिया कि वैध है, बात खत्म। और वो पकड़ा तब गया जब उसने अपनी बीवी को भी लगवा दिया। तो जब वहाँ स्कूल के अंदर, तो जब जांच चली तो पता चला कि मामला तो यहाँ है, तो वहाँ समझ में आ गई बात, ठीक है ना। तो ये कौन सी धारा होगी बेटा? धारा 23, 22 तो करवा दी ना, ठीक है। उसके बाद आती है धारा 24, और धारा 24 की बात करें तो इसमें शिक्षक के दायित्वों का उल्लेख है। रुक जा भाई एक बार, क्या? हाँ तो रिपीट करके लिखवा दूंगा ना, क्या दिक्कत है? शिक्षक के दायित्व है,
ला अभी छोरे ने बोल दिया, लिखवाऊंगा पक्का, है ना, लिखो। नहीं, रखना जरूरी है बेटा। कौन सी धारा है? धारा 21 का है, लिखो बेटा। लिखें। और पीछे चली गई क्या? और पीछे वो रही, मिल गई, है ना। हाँ, लिखो बेटा। नहीं, इतना तो मैं भी समझता हूँ ना कि तुम्हारे मतलब पेट में दर्द कब होगा। ठीक है, हाँ, देखो हुआ ना। हाँ, हो गया। लिखो, धारा 21 का है, लिख लिया। प्रत्येक विद्यालय स्तर पर, अब ऐसे शांत हो जाएगा, एक बार हल्का सा किया फिर शांत हो जाएगा ना, ये थोड़ा अच्छा लगता है ना। कंट्रोल बोलते हैं इसको ना। हाँ, प्रत्येक, हाँ ज्यादातर टाइम, इसलिए तो तुम्हें पसंद करता हूं मैं तुम्हारे बैच को। तुम्हारे 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 बैच का एग्जाम्पल मैं सुबह वाले बैच में देता हूँ, है ना, कि उसमें मतलब हैं 2-4 टूम है ना। तो वो टूम क्या करती हैं कि पहले दिन ही धक्के चढ़ गई, और मैंने पहले दिन ही इलाज करके पहले वाली टेबल पे बैठा लिया पांचों को, और नियम बना दिया कि भाई साहब तुम्हें पढ़ना है, बोलो पढ़ना है तो भैया यहीं बैठोगे। ठीक है, बोले सर नहीं बैठे तो मैं प्रबंधन को बोल दूंगा, तुम्हारा इलाज कर देंगे। अब बोलो नहीं गुरुजी बैठ जाएंगे। अब दिक्कत बेटो को क्या होगी, 2 घंटे सिर्फ मुझे ही देखते हैं, न तो इधर उधर देख सकते, है ना। उनका मानसिक संतुलन थोड़ा डिस्टर्ब हो गया है। आज एक कहता है गुरुजी देख तुम्हारी, है ना, काली गऊ हूं मैं, प्लीज गुरुजी ने एक मेरे को थोड़ा पीछे बैठ जाने दो। बेटा तू यहीं बैठेगा जब तक प्रबंधन चलेगा। वो मतलब बिल्कुल सीधा हो गया। तो मैं बताता हूँ कि देखो दोनों बैच एक साथ स्टार्ट किए थे, आपका भी वो भी, है ना। तो उनमें से 2-3 का इलाज किया, अब वो बैच भी क्या हो रहा है, बिल्कुल फ्लो के साथ। फिर मैं कहता हूँ कि शाम वाले बैच से सीखो, है ना। अब ये पता नहीं इतना अपन पढ़ाने जाते हैं बैच का कहाँ, B5 B7 दोनों। कौन सा बच्चा थे? कौन है, भेजना है इधर इसको। मतलब जब चीजें सही चल रही हैं तो तुम्हें फालतू में मतलब लिखो, प्रत्येक विद्यालय स्तर पर एक एसएमसी स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, एक एसएमसी क्या, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या स्कूल मैनेजमेंट कमेटी या विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। कभी तो हंस लिया कर यार थोड़ा सा तो। हाँ। ठीक है, एसएमसी विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। लेकिन इसमें कुल 16 सदस्य होते हैं। आवश्यक चीजें वही लिखवाऊंगा, ज्यादा इसमें नहीं लिखवाऊंगा, फिर एसएमसी दोबारा पढ़ेंगे ना। इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं बेटा? 16 सदस्य होते हैं। कुल 16 सदस्य होते हैं, जिनमें से प्रत्येक विद्यालय स्तर पर एक एसएमसी या विद्यालय प्रबंधन समिति का गठन किया जाएगा। क्लियर? इनमें कुल 16 सदस्य होते हैं, जिनमें से 75%, जिनमें से 75%, ठीक है, या 3/4, 3/4, 3/4 संख्या स्थानीय अभिभावकों की होती है। 3/4 संख्या किसकी होती है? स्थानीय अभिभावकों की होती है। स्थानीय अभिभावकों की होती है, ठीक है। फिर शब्द लिखे स्थानीय अभिभावक।
स्थानीय अभिभावक, ठीक है, लिखें वे माता पिता, वे माता पिता, स्थानीय अभिभावक लिख रहे हैं हम, वे माता पिता या अभिभावक, वे माता पिता या अभिभावक जिनके बच्चे, वे माता पिता या अभिभावक जिनके बच्चे स्थानीय विद्यालय में पढ़ते हैं, जिनके बच्चे क्या स्थानीय विद्यालय में पढ़ते हैं, स्थानीय विद्यालय में पढ़ते हैं, स्थानीय अभिभावक कहलाते हैं। ठीक है, अब नोट डाल के लिखोगे जो मैंने अभी बात समझाई थी ना, नागरिक और अभिभावक की। ओके, नोट डाल के लिखें प्रत्येक स्थानीय अभिभावक प्रत्येक स्थानीय अभिभावक स्थानीय अभिभावक स्थानीय नागरिक होता है। प्रत्येक स्थानीय अभिभावक क्या स्थानीय नागरिक होता है, लेकिन प्रत्येक स्थानीय नागरिक स्थानीय अभिभावक हो। प्रत्येक स्थानीय नागरिक क्या हो बेटा, स्थानीय अभिभावक हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा जरूरी नहीं है। एसएमसी में नोट पूरा हो गया, ठीक है, फिर लिखें नेक्स्ट लाइन से, एसएमसी में दो प्रकार की, एसएमसी में दो प्रकार की सभा आयोजित होती है। एसएमसी में कितने, दो प्रकार की सभा आयोजित होती है। दो प्रकार की सभा क्या होती है, आयोजित होती है। पहले लिखें कार्यकारिणी सभा, कार्यकारिणी सभा, कार्यकारिणी सभा, इसी में लिखवा रहा हूं। इसमें कुल 16 सदस्य होते हैं, कुल 16 सदस्य होते हैं। इसमें कुल क्या 16 सदस्य होते हैं, ठीक है, तथा इसकी बैठक महीने में एक बार, महीने में क्या एक बार आयोजित की जाती है, महीने में एक बार आयोजित की जाती है। न्यूनतम 8 और अधिकतम 11 बैठकें, न्यूनतम 8 और अधिकतम कितनी बेटा 11 बैठकें आयोजित की जाती हैं, 11 बैठकें आयोजित की जाती हैं, आयोजित की जाती हैं। फिर लिखें आम सभा या साधारण सभा, आम सभा या क्या बेटा साधारण सभा,
आम सभा या क्या साधारण सभा? थोड़ा आगे लेना है क्या? हाँ ठीक है, ओके। अगले 5 मिनट कुछ नहीं करना है भाई आपको, है ना, यहीं बैठे रहना, ओके। 5 मिनट आगे चलेगी क्लास, ठीक है। हाँ, आम सभा या क्या साधारण सभा, क्लियर। लिखें, इसमें कार्यकारिणी के साथ साथ, इसमें कार्यकारिणी सदस्यों के साथ साथ, कार्यकारिणी सदस्यों के साथ साथ सभी स्थानीय अभिभावक, सभी, अब सुनो मेरी बात भाई, 16 के अलावा भी तो बच्चे कुछ लोगों के पढ़ते होंगे कि नहीं होंगे, तो हर व्यक्ति तो कार्यकारिणी का सदस्य नहीं हो सकता। इसका मतलब बच्चा तो उसका भी पढ़ रहा है, तो अपने बच्चे की बात कहाँ रखे? तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा कि भाई ठीक है, वो कार्यकारिणी में तो नहीं है, लेकिन वो आम सभा की बैठक में तो प्रतिनिधित्व कर सकता है कि नहीं कर सकता? तो कार्यकारिणी के सदस्य तो शामिल होंगे ही होंगे। इसके अलावा जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उनके सारे माता पिता किसके सदस्य होंगे? आम सभा के सदस्य होंगे। क्लियर है? तो लिखें, एक सेकंड मेरा, एक मिनट बेटा, वो फिर लाइन ध्यान थोड़ी रहती है, देखना पड़ता है ना। इसमें कार्यकारिणी सदस्यों के साथ साथ सभी स्थानीय अभिभावक सदस्य, स्थानीय अभिभावक सदस्य आम सभा के सदस्य होते हैं। आम सभा के क्या होते हैं? सदस्य होते हैं, आम सभा के सदस्य होते हैं। क्लियर? ठीक है। लिखें, यदि नोट डाल के लिखना है बेटा, हाँ नोट डाल के लिखें, आम सभा की बैठक, यदि यह काट दो बेटा ना, यदि लिख लिया तो काट दो ना। आम सभा की बैठक, आम सभा की बैठक अमावस्या के दिन आयोजित की जाती है। मैं जब तक नहीं बोलूं तब तक किसी को उठने के संबंध में कोई हरकत नहीं करनी, ध्यान रखना, ठीक है। आम सभा की बैठक अमावस्या के दिन आयोजित होती है, अमावस्या के दिन आयोजित होती है, ठीक है। और आम सभा की बैठक में, आम सभा की बैठक में कार्यकारिणी सभा की बैठक भी, आम सभा की बैठक में क्या कार्यकारिणी सभा की बैठक भी आयोजित की जाती है, आयोजित की जाती है। मतलब सुनो, जब आम सभा की बैठक होगी ना, तो उसमें कौन सदस्य शामिल है? सारे माता पिता हैं, और इसके साथ साथ कौन? कार्यकारिणी सभा। तो उसकी भी बैठक पूरी हो जाएगी और आम सभा की बैठक पूरी हो जाएगी। क्लियर है? लिखें, आम सभा की बैठक, इसी में आम सभा की बैठक वर्ष में, आम सभा की बैठक वर्ष में 4 बार आयोजित की जाती है। वर्ष में क्या 4 बार आयोजित की जाती है, ठीक है। जिसमें प्रथम बैठक, जिसमें प्रथम बैठक 15 अगस्त से पहले, प्रथम बैठक किसमें बेटा? 15 अगस्त से पहले, 15 अगस्त से पहले। फिर लिखें दूसरी बैठक, दूसरी बैठक अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले, अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले। तीसरी बैठक, पहली बैठक क्या 15 अगस्त से पहले, दूसरी बैठक अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले,
फिर लिखें तृतीय बैठक, पहली हो गई, दूसरी होगी, फिर लिखें तीसरी बैठक, बोलो कब? 26 जनवरी से पहले और अर्धवार्षिक के बाद। लिखो 26 जनवरी से पहले व 26 जनवरी से पहले व अर्धवार्षिक पश्चात, अर्धवार्षिक पश्चात। क्लियर? फिर लिखें लास्ट वाली कब लिखोगे? तो लिखें अंतिम चतुर्थ बैठक, अंतिम चतुर्थ बैठक, ठीक है, अंतिम चतुर्थ बैठक वार्षिक परीक्षा से पहले आयोजित की जाती है, वार्षिक परीक्षा से पहले आयोजित की जाती है। ठीक है, अब मैं एक बार रिकॉल कर रहा हूं सारी धाराओं को, चुपचाप ऐसे कैसे रहो, कोई पेन नहीं बदलेगा, कोई कुछ नहीं बदलेगा, न कॉपी को हिलाएगा। ध्यान दें, पहली धारा में आरटीई एक्ट 2009 के पूरे नाम का क्या है? उल्लेख है। कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। आरटीई की धारा, अरे मैंने कहा था, रुको एक बार, आरटीई की धारा 2 में किस बात का उल्लेख है? शब्दावली। पहली शब्दावली क्या है? समुचित सरकार। दूसरी क्या है? प्रति व्यक्ति फीस। नंबर 3 क्या है? बालक। नंबर 4 असुविधाग्रस्त बालक। नंबर 5 निशक्त बालक या विकलांग बालक। नंबर 6 प्रारंभिक शिक्षा। नंबर 7 संरक्षक सदस्य। नंबर 8 स्थानीय प्राधिकारी। नंबर 9 राष्ट्रीय संरक्षण आयोग। नंबर 10 अधिसूचना। नंबर 11 माता पिता। नंबर 12 विहित। नंबर 13 अधिसूचना। नंबर 14 विद्यालय। विद्यालय कितने प्रकार के? 4। कौन कौन से? नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4। नंबर 15 में क्या है? अनुवीक्षण, प्रवेश प्रक्रिया। और नंबर 16 में क्या है? विनिर्दिष्ट। और 17 में क्या है बेटा? कौन सा? राज्य संरक्षण आयोग। कौन सी धारा होगी? 2। नंबर 3 धारा निशुल्क शिक्षा की बात करती है। नंबर 4 धारा में क्या है? शिक्षा की मुख्य धारा में बच्चे को लौटाया जाएगा। नंबर 5 टीसी। नंबर 6 विद्यालयों की स्थापना किसके अनुसार? दूरी के अनुसार। बोलो कितनी दूरी? 1 से लेकर 1.5। कौन से विद्यालय की? प्राइमरी विद्यालय की। 2 से लेकर 2.5 कौन से विद्यालय की? अपर प्राइमरी स्कूल की। नंबर 7 में है वित्तीय अनुपात प्रतिशत। बोलो कितना है? 60:40। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए और हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और जम्मू कश्मीर में कितना? 90:10। फिर आएंगे नंबर 8। नंबर 8 में क्या है? स्थानीय अभिभावक और केंद्र सरकार के अधिकारियों के अधिकार और दायित्व। 8 में केंद्र सरकार और 9 में स्थानीय सरकार। नंबर 10 में क्या है? माता पिता के अधिकार और दायित्व। नंबर 11 में क्या है? आंगनबाड़ी की शिक्षा। और नंबर 12 में 25% आरक्षण का प्रावधान। समझ में आई बात? तो समस्त निजी शिक्षण संस्थानों को आदेशित किया जाता है कि वो कक्षा प्रथम की कितने 25% सीटों पे क्या देंगे? आरक्षण दे। आरक्षण कितने साल के लिए लागू होगा? कौन सी कक्षा से कक्षा? 1 से 8 प्रारंभिक शिक्षा के लागू। एक बार आरक्षण के प्रावधानों को छोड़ देने पर क्या दोबारा आरक्षण मिलेगा? नहीं मिलेगा। समझ में आ गई बात? धारा 13 में क्या है? प्रवेश के में शुल्क लिया नहीं जाएगा। 2 मिनट की बात हो रहा है बेटा। नंबर 14 में क्या होगा? दस्तावेजों के अभाव में क्या नहीं किया जाएगा? प्रवेश रद्द नहीं किया जाएगा। और धारा 15 में प्रवेश की अंतिम तिथि। 16 में संशोधन अधिनियम 2019, बालक की 5वीं और 8वीं की परीक्षा ली जाएगी। फेल हो जाए तो 2 महीने में दोबारा परीक्षा, और फिर फेल हो गया तो भाई साहब रोक लो। और चौथा प्रावधान क्या है? कि बालक को प्रारंभिक शिक्षा के पूर्ण अवसर दिए जाएंगे। और धारा 17 के अंदर शारीरिक और मानसिक शोषण नहीं किया जाएगा।
18 में विद्यालय के मानक पूरे तो मान्यता दी जाए, और 19 में मानकों की व्यवस्था की गई है, और 20 में सरकार को अधिकार है कि वह तय मानकों में परिवर्तन का प्रावधान खुद रखती है। और धारा 21 में क्या है, SMC। अब ठीक है भाई, हो गया। ओके भी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। रुको, अरे